हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ चेंजिंग बुक्स में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं नेपोलियन हिल्स द्वारा लिखी हुई बुक द साइंस ऑफ सक्सेस। ये बुक आपकी ज़िंदगी बदल देगी। तो शुरू करते हैं अध्याय 1। अव्यवस्थित कार्य। विधि एकदम सरल है, ये बहुत साधारण है, फिर भी ये जीवन के आसुत प्रयासों को दर्शाता है। वो व्यक्ति जिसने लाखों लोगों को सफलता का मंत्र दिया, जॉन जॉनसन। आज शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो नेपोलियन हिल तथा उनके सफलता के सिद्धांत से परिचित ना हो। दुनिया भर में फैले लाखों पाठकों ने उनकी शिक्षाओं को पढ़ा और उनसे लाभ उठाया है। हालांकि कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो अपने लेखक की विशाल व्यक्तिगत सफलता से अवगत होंगे। एक व्यक्ति जिसने अपनी विशिष्ट सोच के बल पर कस्बाई स्तर से प्रगति कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना मुकाम हासिल किया। वो व्यक्ति जिसने लाखों लोगों को सफलता का मंत्र दिया। इस अंक में हम उस व्यक्ति का विलक्षण जीवन वृत्त जानेंगे और ये भी कि किस प्रकार उनका मौलिक मंत्र आपके जीवन में सफलता ला सकता है। सन 1933 में फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट के इस गुंजायमान उद्घोष को सुनते ही सारे अमेरिका वासी प्रेरित एवं सक्रिय हो उठे। सिवाय भय के हमें और किसी बात का भय नहीं है। इस वक्तव्य ने सभी जगह लोगों को अचंभित कर दिया था। लोगों में व्याप्त भय और घबराहट पर विराम लगाया था। वो भय जिसने अमेरिकी अर्थव्यवस्था को तोड़ दिया था और उस समय की अमेरिकी सरकार की नींव को हिला रखा था। जिस समय राष्ट्रपति इन शब्दों को बोल रहे थे, एक व्यक्ति उन्हें बड़ी आत्मतृप्ति के साथ सुन रहा था। ये व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में लोगों को शब्द एवं विचारों की आपूर्ति करने में माहिर था। यही उसका जीवन कार्य था। उनके द्वारा व्यक्त विचारों के इस्तेमाल के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति ही वस्तुतः सर्वाधिक उपयुक्त माध्यम थे। गोपनीय सलाहकार के रूप में उनके विचार अन्य लोगों को लाभान्वित करने की राह में एक मील का पत्थर साबित हुए। ये अदृश्य व्यक्ति था नेपोलियन हिल। इन्हें थिंक एंड ग्रो रिच, हाउ टू रेज योर ओन सैलरी तथा अन्य श्रेष्ठ कृतियों के सफल रचयिता के रूप में भी देखा जा सकता है। लेकिन जो लोग इनकी बातों में निहित वास्तविक संदेश को समझने में सक्षम होते हैं, उनके लिए वे मात्र एक लेखक अथवा रचयिता नहीं, बल्कि उससे कहीं बढ़कर हैं। लेखन तो केवल वो माध्यम है जिसके जरिए उन्होंने लाखों लोगों को अपने भीतर के सत्य और शक्ति को पहचानने योग्य बनाया। ये शक्तियां क्या हैं? संक्षेप में कहा जाए तो इसके अंतर्गत आते हैं मानवीय प्रज्ञा एवं योग्यता के विशाल और अनछुए भंडार। अधिकतम ताकत के साथ इन शक्तियों को अनावृत करने वाले सूत्र के सृजन तथा दैनिक जीवन में इनका उपयोग कैसे किया जाए, ये सिखाने के लिए हिल ने अपना जीवन समर्पित किया है। 65 वर्षीय नेपोलियन हिल की आवाज को दुनिया के हर कोने में सुना गया है और इसका प्रभाव अत्यंत शक्तिशाली रहा है। 20 अन्य राष्ट्रों के लाखों लोगों ने इनकी पुस्तकें पढ़ी हैं। यहां तक कि दूर स्थित भारत देश में भी इनकी कृतियों ने हलचल मचा दी है। महात्मा गांधी के प्रभाव के जरिए मुंबई का एक प्रकाशक हिल की सफलता से संबंधित पुस्तकों का प्रकाशन एवं वितरण करता है। ब्राजील में उनकी पुस्तकों का पुर्तगाली भाषा में अनुवाद एवं प्रकाशन किया गया है और उनकी एक सर्वाधिक लोकप्रिय पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच के विशेष संस्करण का प्रकाशन सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में हुआ और उसका वितरण संपूर्ण ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया। यद्यपि इस पुस्तक का प्रथम प्रकाशन 1937 में संयुक्त राज्य में हुआ था, ये अब भी संयुक्त राष्ट्र में सर्वश्रेष्ठ कृति है तथा मालिकों ने बड़ी संख्या में इसकी प्रतियां खरीदकर अपने कर्मचारियों को उपहार स्वरूप भेंट की हैं। नेपोलियन हिल ने सफलता के सूत्र की खोज अपने जीवन में बहुत जल्द शुरू कर दी थी। जब उन्हें इस सूत्र को खोजने में सफलता मिल गई, तो उन्होंने अपने ज्ञान को उन लाखों लोगों के साथ साझा किया जो अपने दुर्बोध के धुंधलके में ढके रहते।
ऐसा करने के पीछे उनकी प्रेरणा का स्रोत है उनका अविश्वसनीय जीवन वृत्त। वे वर्जीनिया के एक गरीब पर्वतारोही के पुत्र थे और लगता था कि अज्ञानता की जकड़न में भटकते हुए जीवन व्यतीत कर देना ही शायद उनकी नियति रही होगी। चेहरे पर एक मुस्कान के साथ वे कहते हैं, निरर्थक गर्व, निष्क्रियता, अशिक्षा तथा घातक पारिवारिक झगड़े हमारे समुदाय के प्रमुख कार्य थे और हमारे घरों में प्रायः टूटे हुए जहाजों की लकड़ी के बने हुए खोखे अथवा गंदगी युक्त फर्श हुआ करते थे। हिल्स परिवार का निवास स्थान उपर्युक्त में से दूसरी श्रेणी का था। जब उनकी मां का देहांत हुआ था तब नेपोलियन महज एक बालक ही थे। उनका ये नाम उनके अमीर परदादा के सम्मान स्वरूप उनके नाम पर रखा गया था। इस आघात का गंभीर प्रभाव हुआ। संभवतः इस आघात के चिन्हों को छिपाने के लिए उन्होंने वाइज काउंटी में सुदृढ़ बालक बनने की महारत हासिल की। वे इसे अपने सम्मान का द्योतक मानते थे कि तभी उनके पिता उनके लिए एक सौतेली मां ले आए। नई नवेली श्रीमती हिल ने उस गृहस्थी को एक नई ताजगी प्रदान की। चूंकि वे पर्वतारोही समुदाय से नहीं थीं, अतः उन्होंने यहां जो भी देखा उससे काफी क्षुब्ध हुई तथा यहां की व्यवस्थाओं को बदलने का निश्चय किया। नेपोलियन, जो उनके लिए सबसे बड़ी समस्या हो सकते थे, प्रतिकूलता में भी उनके लिए सबसे बड़ी विजय सिद्ध हुए। उनसे मेरा परिचय सबसे दुष्ट बालक के रूप में कराया गया था। ख्याति प्राप्त सफलता विज्ञानी याद करते हुए कहते हैं, ये दुष्ट बालक नहीं है, ये वो लड़का है जो ये नहीं जान पाया है कि अपनी बुद्धिमानी को सृजनात्मक दिशा कैसे दी जाए। एक अर्थ में ये शब्द उस दर्शन का अवलंब थे जिसे उन्हें आने वाले दशकों में प्रतिपादित करना था। श्रीमती हिल उनके मार्गदर्शन में प्रकाश पुंज बनी। अपनी दहेज पूंजी का उपयोग कर उन्होंने अपने पति को स्कूल भेजा और तब तक चैन से नहीं बैठी जब तक वे एक सफल दंत रोग चिकित्सक नहीं बन गए। उनके ही दृढ़ निश्चय से नेपोलियन एवं उनके छोटे भाई का जीवन बर्बाद होने से बच गया और उन्हें कुछ बनने का एक अवसर मिला। भविष्य में लाखों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनने वाले उस बालक ने 12 वर्ष की आयु में ग्रेड स्कूल की शिक्षा पूरी की। 14 वर्ष की आयु में वो बालक 15 समाचार पत्रों का अंशकालिक रिपोर्टर बना और 15 वर्ष की आयु में उसने हाई स्कूल की शिक्षा पूरी कर वर्जीनिया प्रांत के टेजवेल में एक बिजनेस कॉलेज में प्रवेश लिया। जैसे जैसे उसके क्षितिज का विस्तार हुआ, उसे अज्ञानता से चिढ़ होने लगी और उत्तरोत्तर विकास करने का निश्चय दृढ़ होने लगा। कॉलेज की शिक्षा समाप्त करने पर उन्हें एक बड़े वकील के यहां नौकरी मिल गई। 16 वर्षीय इस अल्हड़ युवक ने अपने संपर्कों को किस प्रकार प्रबंधित किया, ये साहस एवं दूरदर्शिता की गाथा है। उसने विचार किया कि पहली नौकरी अत्यंत महत्वपूर्ण है, अच्छी शुरुआत अत्यंत आवश्यक है तथा इस बिंदु पर पैसा उतना महत्वपूर्ण नहीं है। तदनुसार उन्होंने वर्जीनिया के पूर्व अटॉर्नी जनरल तथा प्रांत के एक प्रतिष्ठित लॉयर ए आयरिस को एक पत्र लिखा। उस पत्र का मजमून कुछ इस प्रकार था, मैंने हाल ही में बिजनेस कॉलेज का पाठ्यक्रम पूर्ण किया है तथा आपके सेक्रेटरी के रूप में कार्य करने का पूर्ण पात्र हूं तथा जिसके लिए मैं अत्यधिक उत्साहित हूं। चूंकि मेरे पास कोई पूर्व अनुभव नहीं है, अतः मैं जानता हूं कि आपके साथ कार्य करना मेरे लिए अधिक महत्वपूर्ण होगा, न कि आपके लिए। इस कारण मैं चाहता हूं कि काम करने के लिए मिले इस अवसर के लिए मैं आपको कुछ शुल्क अदा करूं। जो उचित लगे आप वो शुल्क मुझ पर लगा सकते हैं, बशर्ते वो राशि 3 महीनों के अंत में मेरा वेतन बन जाएगी। जो राशि मुझे अदा करनी है वो नौकरी लग जाने पर मेरे वेतन से काट ली जाए। हिल याद करते हुए कहते हैं कि जनरल ऑपरेस के मन को मेरे पत्र ने ऐसा छुआ कि उन्होंने मुझे नौकरी पर रख लिया। उस विख्यात वकील ने पहले माह के अंत से ही उसे नियमित वेतन देना शुरू कर दिया और जल्द ही वो युवक उनका विश्वस्त बन गया। विधि कार्य से हिल इतना प्रभावित हुए कि एक बार तो उन्होंने इसे ही अपनी जीवनचर्या बनाने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। जब वे 18 साल के थे
तब उन्होंने जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी लॉ स्कूल से मैट्रिकुलेशन करने का निश्चय किया ताकि बार काउंसिल के लिए पात्रता हासिल कर सके। इसके लिए बड़े दमखम की जरूरत थी। अपनी शिक्षा के लिए उनके पास वित्तीय व्यवस्था नहीं थी। बहरहाल उन्हें एक उपाय सूझा। चूंकि वे अखबारों के लिए लिखकर पैसा कमा चुके थे, उन्हें लगा कि वे ऐसा फिर कर सकते हैं। इस बार उन्होंने विशिष्ट रूप से सफल हुए लोगों की आत्मकथात्मक कहानियां लिखने के बारे में सोचा। ऐसी कहानियां जो उस समय कई पत्रिकाएं प्रकाशित कर रही थीं। हिल की मानव रूप में सफलता से भेंट। अपने प्रथम चरण के रूप में हिल टेनेसी के सेनेटर बॉब टेलर के पास मुलाकात करने पहुंचे। सेनेटर होने के अलावा टेलर उस समय की एक प्रमुख आवधिक पत्रिका के प्रकाशक भी थे। युवा हिल अपने लेखन के जरिए एक नियमित आय का आश्वासन चाहते थे। उस युवा के उत्साह से प्रभावित होकर टेलर ने उन्हें कुछ ऐसे श्रेष्ठ लोगों के लिए उसे परिचय पत्र देने का प्रस्ताव रखा जो उनके भावी लेखों के लिए अच्छी विषय वस्तु प्रमाणित हो सकते थे। जब उनकी बातचीत समाप्त हुई, हिल की सूची में थे थॉमस एडिसन, व्यापारियों के राजकुमार जॉन वॉनामेकर, लेडीज होम जर्नल के प्रकाशक एडवर्ड बॉक, सैटरडे इवनिंग पोस्ट के प्रकाशक साइरस एच के कर्टिस, टेलीफोन के आविष्कारक डॉक्टर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल तथा महान इस्पात उद्यमी एंड्रयू कार्नेगी। अपने नए संपर्कों की भावी संभावना से चकाचौंध हिल ने अपने विधि अध्ययन को दरकिनार किया और अपने आप को पत्रकारिता में झोंक दिया। उनके जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उन्होंने मानवीय इतिहास में सर्वाधिक शक्तिशाली औद्योगिक साम्राज्य स्थापित करने वाले उद्योगपति एंड्रयू कार्नेगी का साक्षात्कार लिया। पीट्सबर्ग के एक दौरे के तुरंत बाद हिल सीधे कार्नेगी के कार्यालय में पहुंचे। मैग्नेट के बारे में बातें करते हुए उन्होंने 3 घंटे बिता दिए। इतनी बातचीत के बाद इस युवा से अत्यधिक प्रभावित कार्नेगी ने उसे अपने घर पर आमंत्रित किया। उनकी बातचीत 3 दिन तक जारी रही। अपनी विकास गाथा को सुनाते सुनाते किसी समय एक अनजान धरती पर धनहीन रहे कार्नेगी ने हिल से कहा कि दुनिया को उस जैसे लोगों की जानकारियों पर आधारित सफलता के दर्शन की आवश्यकता है, जिन लोगों ने अपने प्रयत्नों और त्रुटियों से जीवन भर अनुभवों द्वारा ज्ञान हासिल किया। दुनिया को एक ऐसे खाके की जरूरत है जिसकी मदद से लोग अपनी योग्यता का अधिकतम उपयोग कर सके। यह कार्य लंबा और दुष्कर हो सकता था, यह थकावट भरा भी हो सकता था और लंबे समय तक प्रतिफल ना देने वाला भी हो सकता है। लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा, किसी को तो इस काम को करने का जोखिम लेना ही पड़ेगा। बातचीत के तीसरे दिन अंत में कार्नेगी अपने युवा साक्षात्कारता से अचानक पूछ बैठे, क्या तुम इस काम के लिए अपने जीवन के 20 वर्ष लगाना चाहोगे? केवल हां या ना में उत्तर देना। सोचने के लिए आवश्यक समय लो, जब निर्णय कर लो तो बता देना। वो उत्तर जिसने उन्हें माला माल कर दिया। हिल आश्चर्यचकित रह गए। कुछ ही क्षणों में 19 वर्षीय उस युवा ने बिना सोचे समझे कह दिया, हां, मैं ये काम करूंगा और इस काम को पूरा करने के लिए आप मुझ पर निर्भर कर सकते हैं। कार्नेगी ने अपने हाथ की घड़ी निकाली और हिल को दिखाते हुए बोले, तुमने निर्णय लेने में केवल 29 सेकंड लगाए। मैं तुम्हें निर्णय लेने के लिए 60 सेकंड का समय दे रहा था। बाद में हिल को इस बात का पता चला कि इस विख्यात उद्योगपति ने 250 और लोगों को भी इस कार्य को करने की सलाह दी थी, लेकिन केवल हिल ही उनकी कसौटी पर खरे उतरे। इस प्रकार नेपोलियन हिल ने अपने जीवन का चिरस्मरणीय कार्य आरंभ किया। सफलता के दर्शन जैसे अद्भुत विषय पर अपने विचारों का संयोजन, इस दर्शन विचार का, जैसा कि कार्नेगी ने पहले ही कह रखा था, 20 वर्षों बाद प्रकाशन हुआ। बाद में लाखों लोगों ने इसे पढ़ा। हिल ने अपने कार्य की शुरुआत देश के 500 सर्वाधिक सफल लोगों के जीवन के गहन अध्ययन से की थी, जिसमें सबसे पहले हेनरी फोर्ड के बारे में उस समय जानकारी प्राप्त की जब प्रसिद्ध टी मॉडल ऑटोमोबाइल अस्तित्व में आया ही था। कार्नेगी ने सर्वोच्च शिखर पर बैठे इन लोगों से मिलने के लिए परिचय पत्र देकर हिल की सहायता की। इनमें शामिल थे हेनरी फोर्ड,
विलियम रिडले तथा इसी स्तर के अन्य लोग। यद्यपि इन महान लोगों ने सूचनाएं, जानकारियां देने में हिल का पूरा सहयोग किया, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कुछ विशेष सहयोग नहीं किया। उन वर्षों के दौरान जब वे सफलता के सिद्धांतों को परख रहे थे, उनके जीवन में अनेक मोड़ आए। सफलता एवं असफलता की कड़ाही में अनुभव और प्रयत्नों के सम्मिश्रण से जो चीज बनकर सामने आई, वो थी सफलता के सिद्धांत। सन 1910 में विवाह उपरांत जब वे पश्चिम वर्जीनिया के लुम्बरपोर्ट स्थित अपनी पत्नी के परिवार से मिलने गए, तभी उनके जीवन में तेजी से तरक्की हुई। वहां के लोग पास की नदी पर पुल के अभाव में आने जाने के लिए परेशान थे। उस युवक ने कार्नेगी की दी हुई सीख का इस्तेमाल करते हुए वहां के लोक अधिकारियों तथा व्यवसायियों से संपर्क किया। उन्हें इस परियोजना से होने वाले लाभ के बारे में समझाया और $1,00,000 से भी ज्यादा की राशि जुटाने के लिए राजी कर लिया तथा कस्बे का बहुप्रतीक्षित पुल बनकर तैयार हो गया। इसके अलावा पुल के बनने से रेलवे यातायात कस्बे से जुड़ गया और इसके साथ ही संपन्नता के नए आयाम खुल गए, जिससे हिल और उनकी पत्नी के रिश्तेदार शीघ्र ही संपन्न हो गए। प्राकृतिक गैस के उत्पादन के लिए एक कंपनी का गठन किया गया और ये इतनी लाभकारी साबित हुई कि उसके बाद से हिल को सारी आर्थिक परेशानियों से राहत मिल गई कि उन्होंने अपने तीनों बेटों को अध्ययन के लिए स्टेट यूनिवर्सिटी तक भेजा। 44 वर्षों के दौरान किए गए प्रयासों ने उनके व्यवसाय में इतना योगदान दिया कि उनकी आय लाखों डॉलर की हो गई और अब इस व्यवसाय को उनका सबसे बड़ा बेटा संभाल रहा है। सफलता के 10 नियम। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने ये सब कैसे किया, तब हिल ने अपने अनुसंधान को शुरू करने के लिए कार्नेगी द्वारा सुझाए गए सफलता के 10 सूत्रों की व्याख्या कर डाली। पहला, निश्चित उद्देश्य, एक बड़े लक्ष्य को निर्धारित करना। दूसरा, उत्तम गठजोड़, ऐसे लोगों के साथ काम करना एवं संपर्क बनाना जिनके पास वो सब कुछ है जो आपके पास ना हो। तीसरा, अतिरिक्त प्रयास, अपेक्षित प्रयासों से कुछ अधिक प्रयास ही आपकी प्रगति को न्यायोचित ठहरा सकते हैं तथा लोगों को आपके प्रति कृतज्ञ बना सकते हैं। चौथा, सक्रिय विश्वास, ऐसा विश्वास जिसके पीछे क्रियाशीलता हो। पांचवा, व्यक्तिगत कार्य, वो करें जिसे करने के लिए किसी को आपको बताने की आवश्यकता ना पड़े। छठा, कल्पना, जो कुछ संभव हो उसे करने का साहस। सातवां, उत्साह, शीघ्र फैलने वाला गुण जो उत्साही लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। आठवां, सटीक सोच, कल्पनाओं से तथ्यों को अलग करने की योग्यता और उस योग्यता का अपनी समस्याओं को हल करने में उपयोग। नौवां, एकाग्र प्रयास, अपने लक्ष्य से विचलित न होना। 10वां, विपरीत परिस्थिति से लाभ उठाना, ये स्मरण करते हुए कि हर असफलता में सफलता के बीज छिपे होते हैं। उनकी सफलता ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई और एक अग्रणी पत्राचार पाठ्यक्रम वाली संस्था ने उन्हें $15,000 प्रति वर्ष के आकर्षक वेतन एवं कमीशन पर निदेशक के पद पर नियुक्ति का प्रस्ताव भेजा, जो उस समय को देखते हुए अच्छी खासी रकम थी। 2 वर्षों में वे इस फर्म को $10 लाख की पूंजी तक ले आए तथा फर्म को इस योग्य बना दिया कि उसने और कई कार्य प्रारंभ कर दिए। हिल ने फिर स्वयं का स्कूल चलाने का निश्चय किया और अगले 2 वर्ष विज्ञापन के अध्यापन में बिताए। सफलता का दर्शन अभी उनके मन में आकार ले रहा था तथा उनके रोजमर्रा के कार्यों में उसका परीक्षण भी हो रहा था और फिर ये कारगर रहा। सरकार द्वारा सफलता के सूत्र को लागू करना। इसी बीच प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के प्रमुख राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन, जिनसे हिल को मिलवाने का श्रेय कार्नेगी को जाता है, उन्होंने हिल से वॉशिंगटन आकर गोपनीय सलाहकार के रूप में चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए प्रचार करने को कहा। उस समय उनकी बातों ने देशभक्ति की भावना को जगाने एवं युद्ध में विजय हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया।
सन 1918 में जब जर्मनी का विशाल सेना तंत्र ढेर हो गया, हिल ने एक ऐसी योजना की सलाह दी जिससे प्राचीन होहेनज़ोलन वंश का खात्मा हुआ और काइजर को सिर पर पांव रखकर भागना पड़ा। राष्ट्रपति विल्सन ने युद्ध विराम की प्रार्थना को पूरी तरह पढ़ा भी नहीं था। वे हिल की तरफ मुड़े और उन्हें भेजने का आज्ञा पत्र दिखा दिया। हिल बोल पड़े, राष्ट्रपति महोदय, क्या हमें ये नहीं पूछना चाहिए कि ये प्रार्थना जर्मनी के लोगों के नाम पर की गई है या इंपीरियल गवर्नमेंट के नाम पर? विल्सन ने भी इस प्रश्न को दोहराया और यही काइजर के सत्यात्याग का कारण बना। इसने विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली राजघरानों में से एक माने जाने वाले शासन का अंत किया तथा कुछ अन्य तानाशाहों को उखाड़ फेंकने का कारण भी बना। विल्सन की मृत्यु तथा नए प्रशासन के आगमन के बाद हिल ने अपने शिक्षक के कार्य की तरफ रुख करने का निश्चय किया। उन्होंने पढ़ाना तथा व्याख्यान देना जारी रखा ताकि वे सफलता को जन्म देने वाले तथ्यों के निरंतर अध्ययन से संग्रहित विचारों एवं दर्शन का प्रसार कर सके। ऐसे ही अपने एक व्याख्यान में उनकी भेंट कैंटन ओहायो के दैनिक समाचार पत्र के संपादक डॉन मैलेट से हुई, जो इनके महान प्रशंसकों में से एक हुए और बाद में इनके प्रबंधक बन गए। मैलेट ने हिल से अनुरोध किया कि वे अपने अनुसंधान को पेपर तक सीमित कर दें और अपनी जानकारियों के आधार पर एक पांडुलिपि तैयार करें जो बाद में एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित की जा सके। परिणाम स्वरूप हिल ने वास्तविक लेखन कार्य प्रारंभ किया। इससे पहले कि उनकी कृति पूर्ण होती, एक पुलिस वाले और 4 अंडरवर्ल्ड के लोगों ने मिलकर मैलेट की हत्या कर दी। इन सभी ने ओहायो के राजकीय कारागार में आजीवन कारावास का दंड काटा। मैलेट ने उस पुलिस वाले तथा इन 4 अपराधियों के बीच की साठगांठ को उजागर किया था, जिसकी सहमति से वे मादक द्रव्य और शराब बेचा करते थे। उनके नामों को अखबार में प्रकाशित कर दिया। इसके तुरंत बाद हत्या का प्रकरण हुआ तथा इस दुर्भाग्य से हिल बाल बाल बच गए, क्योंकि अंडरवर्ल्ड के लोगों का मानना था कि अखबार द्वारा उन पर हुए हमले में हिल का हाथ था। मृत्यु पूर्व मैलेट ने हिल द्वारा सफलता पर रचित पुस्तकों के प्रकाशन के लिए आवश्यक धनराशि जुटाने हेतु यूनाइटेड स्टेट्स स्टील कॉरपोरेशन बोर्ड के अध्यक्ष जज एल्बर्ट एच ग्रे से संपर्क किया, किंतु इससे पहले की योजना मूर्त रूप ले पाती, जज ग्रे का निधन हो गया। कुल मिलाकर इसे नियति का खेल कहा जाए या कुछ और, जो मनुष्य को अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले नितांत कठिन परीक्षणों में डाल देता है। हिल के साथ भी ऐसा ही हुआ, जब जीवन के इस महत्वपूर्ण समय में वे अपनी बाजी हार गए। हिल का स्तंभकार बनना। एक वर्ष पश्चात वो फिलाडेल्फिया गए और वहां एक प्रकाशक एल्बर्ट एल पैल्टन से संपर्क किया। उनकी पांडुलिपियों को देखकर पैल्टन ने उन्हें खरीद लिया। इस प्रकार विश्व को उनका पहला प्रमुख प्रकाशन सफलता का सिद्धांत, द लॉ ऑफ सक्सेस मिला, जिसे बाद में 8 भागों में प्रकाशित किया गया और विश्व भर में वितरित किया गया। सफलता का सिद्धांत प्रकाशित होने के बाद हिल की ख्याति तीव्रता से फैलने लगी। उनकी अपनी पुस्तकों से होने वाली आय $25,000 प्रति माह के आंकड़े तक पहुंच गई और सालों साल उसी स्तर पर बनी रही। सफलता की चाह रखने वाले लोग उनकी पुस्तकों को अपने बेहतर भविष्य का मानचित्र समझने लगे। वे लगातार यात्राएं करते रहे, व्याख्यान देते रहे, शिक्षाएं देते रहे और लोगों को अपना दर्शन तथा विचार समझाते रहे। अंत में एक प्रख्यात प्रकाशक बर्नार्ड मैकफेडन ने उन्हें अपने दैनिक समाचार पत्र द डेली ग्राफिक के लिए प्रतिदिन स्तंभ लिखने के लिए राजी कर लिया। सफलता के नाम से लिखा जाने वाला ये स्तंभ उस प्रकाशन का मुख्य आकर्षण बन गया तथा 3 महीने की अवधि में इस समाचार पत्र की बिक्री संख्या 2 लाख तक पहुंच गई। बाद में यह अखबार बंद हो गया। मैकफेडन ने मजाक में कहा था कि हिल के स्तंभ के कारण अखबार की बिक्री विज्ञापन स्थान की बिक्री से कहीं आगे निकल गई थी। वस्तुतः कहा यह जा रहा था कि प्रकाशक के साथ कुछ गलत फहमी होने के कारण न्यूयॉर्क सिटी के व्यापारियों ने मैकफेडन के अखबार का बहिष्कार कर दिया था और उन्हें कोई भी विज्ञापन देने से इनकार कर दिया था। हिल के लिए इससे भी बड़ी सेवा का अवसर आ गया था।
जब उनके संरक्षक जेनिंग्स रैंडोल्फ कांग्रेस में चुन लिए गए। रैंडोल्फ 1922 में हिल से तब मिले थे जब उन्होंने पश्चिम वर्जीनिया के सालेम कॉलेज के विद्यार्थियों को स्नातक शुरू करने के पहले संबोधित किया था। बाद में कैपिटल एयरलाइंस के प्रेसिडेंट के सहायक के रूप में कार्य करने वाले रैंडोल्फ अपनी युवावस्था से ही हिल के शिष्य रहे थे। सफलता का सिद्धांत पुस्तक उनके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हुई और वे बदले में अपने कौशल को विस्तार देने के लिए हिल की मदद करना चाहते थे। राष्ट्रपति के प्रेस सचिव तथा इनके प्रयासों से हिल 1933 में फिर व्हाइट हाउस आ गए। द डिप्रेशन शुरू हो गया था और हिल का अधिकांश कार्य एनआरए को प्रचारित करने के लिए समर्पित था तथा सरकार में पुनः विश्वास स्थापित करने के सुनियोजित प्रयास थे। इसी अवधि के दौरान उन्होंने इस विचार को आकार दिया कि सिर्फ डर ही वो तत्व है जिससे हमें डरना चाहिए। लाखों लोगों ने सफलता के नियम जाने। जैसे ही संकट की चरम अवस्था बीती, हिल पुनः लेखन तथा राष्ट्र के एक प्रमुख मंच से अपने दर्शन पर व्याख्यान देने के लिए लौट आए। 1937 तक उन्होंने अपनी दूसरी पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच पूर्ण कर ली। अब तक प्रकाशित सर्वाधिक पढ़ी जाने वाली तथा लाभ देने वाली पुस्तकों में से एक। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कई अन्य देशों में 60 लाख से अधिक लोगों ने इसे पढ़ा है। हिल ने हिसाब लगाया कि इसके प्रकाशन से अब तक की अवधि में इस पुस्तक ने लगभग 2 करोड़ 30 लाख डॉलर की आय अर्जित की। हिल ने फ्लोरिडा में एक संपत्ति खरीदी और सेवानिवृत्त हो गए, लेकिन उनके पास विचारों का भंडार था। उन्हें एकांतवास की अत्यधिक आवश्यकता थी। 1940 तक वे निष्क्रिय रहे। फिर वे अपने कार्य की ओर लौटे, जिसने उनके जीवन को एक अर्थ प्रदान किया। उन्होंने सफलता के दर्शन को आगे बढ़ाया, जो उनके अथक अनुसंधानों की उपज था। जिन परिस्थितियों के कारण वे लोग गतिविधियों की ओर लौटे थे, वे अत्यंत विशिष्ट थी। वे याद करते हुए कहते हैं, मेरे एक छात्र मार्क बुडिंग ने हाल ही में अटलांटा जॉर्जिया में एक रेस्तरां खोला और मुझे पता चला है कि वो आर्थिक कठिनाई में है। मैं वो समय कभी नहीं भूल सकता जब कई बार मेरे दोस्त मुझे मुसीबत के समय उबारने के लिए आगे आए थे। इसलिए मैं तुरंत हवाई जहाज से अटलांटा पहुंचा और ये देखने की कोशिश की कि मैं किस तरह उसकी सहायता कर सकता हूं। हिल ने रात्रि भोज के लिए आने वाले लोगों को सफलता पर व्याख्यान देकर अपने मित्र को मुसीबत से उबारा था। उनके डिनर की कीमत ही उनका प्रवेश शुल्क होता था। जैसे जैसे हिल के व्याख्यानों का एक एक शब्द प्रसारित हुआ, रेस्तरां व्यवसाय ऊंचाइयों पर पहुंच गया। इन्हीं व्याख्यानों के दौरान उनकी मुलाकात साउथ कैरोलिना के क्लिंटन स्थित प्रेस्बिटेरियन कॉलेज के प्रेसिडेंट डॉक्टर विलियम पी जेकब्स से हुई। कॉलेज के उस प्रेसिडेंट ने, जिसके पास अन्य कई कामों के साथ साथ एक बड़ा छापाखाना भी था, हिल से गुजारिश की कि वे अपनी व्यक्तिगत उपलब्धियों के दर्शन को पुनः लिपिबद्ध करें और प्रस्ताव रखा कि वे उसका एक नया संस्करण प्रकाशित करेंगे। जनवरी 1941 के पहले दिन से ही हिल ने एंड्रू कार्नेगी के साथ हुई बैठकों में आशुलिपि में लिखी गई सारी टिप्पणियों को लिपिबद्ध करना आरंभ कर दिया, जो वर्ष के अंत तक पर्ल हार्बर के ठीक एक दिन पहले समाप्त हो गया। परिणाम स्वरूप उनकी 16 खंडों वाली कृति मेंटल डायनामाइट प्रकाशित हुई। प्रथम संस्करण सामने आने के बाद युद्ध के कारण उत्पन्न हुई कागज की समस्या के कारण इस परियोजना पर विराम लग गया। फिर भी हिल इस कृति के प्रकाशन को अंजाम देने वाली घटनाओं की श्रृंखला पर बड़ा गौरवान्वित अनुभव करते हैं। वे कहते हैं, ये बात हमें किसी की सहायता करने के महत्व और मूल्य की ओर संकेत करती है, अपनी क्षमता से थोड़ा अधिक करने से उत्पन्न हुई शक्ति के बारे में। मुझे अपने मित्र वुडिंग के रेस्तरां को सफल बनाने के लिए कोई सहायता नहीं करनी थी, लेकिन चूंकि मैंने की तो उससे उत्पन्न हुए लाभ की फसल को मैंने भी काटा। यदि आप चाहें तो कर सकते हैं। सार्वभौमिक अभ्यास की शक्ति के सिद्धांत की वैधता को प्रमाणित करने के लिए उन्होंने इस उदाहरण को अपने निजी अनुभव के रूप में कई लोगों के समक्ष रखा।
ये सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि मन जो सोचता है और विश्वास करता है उसे प्राप्त कर सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो यदि आप आश्वस्त हैं कि आप अमुक कार्य कर सकते हैं तो कितनी ही बाधाएं क्यों ना आ जाएं, आप अंततः उस कार्य को कर ही लेंगे। उन्हें अपने मित्र की सहायता कर पाने का पूरा भरोसा था और उन्होंने की। इस सेवा के फलस्वरूप क्षतिपूर्ति के सिद्धांत ने उन्हें उनके प्रयासों से कहीं अधिक लाभ पहुंचाया। युद्ध के दौरान हिल ने उद्योगों को अपनी सेवाएं दी। उन्होंने प्रमुख औद्योगिक इकाइयों में होने वाले श्रमिक संघर्षों के कारणों को दूर किया और फिर 1944 में जब उन्हें लगा कि वे कुछ समय आराम कर सकते हैं तो अपनी पत्नी के साथ कैलिफोर्निया चले गए। लॉस एंजलिस पहुंचने पर उन्होंने पाया कि उनकी पुस्तकों और उनके दर्शन को अनगिनत लोगों द्वारा पढ़ा जा रहा है। लॉस एंजलिस की लाइब्रेरी में सर्वाधिक पढ़ी जाने वाली पुस्तकों में थिंक एंड ग्रो रिच की 71 प्रतियां थीं। ये अपने क्षेत्र की सभी पुस्तकों में अग्रणी थी। क्योंकि पश्चिमी तटीय क्षेत्र में भारी संख्या में इनके अनुयायी एवं प्रशंसक थे, वे लॉस एंजलिस में KFWB पर रेडियो कमेंटेटर बन गए, जो अगले 3 वर्षों में उस क्षेत्र का सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम बन गया। किंतु उनके जीवन का एक नया और संभवतः सबसे महत्वपूर्ण भाग आना शेष था। ये 1951 में तब शुरू हुआ जब अपने एक पूर्व छात्र के अनुरोध पर वे 350 व्यक्तियों के समूह के लिए अपने सफलता दर्शन पर आधारित एक प्रशिक्षण कार्यक्रम को आयोजित करने सेंट लुई पहुंचे। जब वे इस समूह को प्रशिक्षित कर रहे थे तो उनकी भेंट एक दंत चिकित्सक से हुई, जिसने इन्हें 50 दंत चिकित्सकों के एक समूह को संबोधित करने के लिए शिकागो आने का आमंत्रण दिया। हिल ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। नवीन जीवनचर्या का आरंभ। उनका यह निर्णय उनके भावी जीवन को निर्धारित करने वाला था। अब तक जैसा कि उनके जीवन में होता आया था कि दूसरों के लिए उत्सुकता पूर्वक किए गए कार्यों ने उन्हें कहीं अधिक अवसर प्रदान किए। हिल के व्याख्यानों को सुनने के लिए दंत चिकित्सक द्वारा आमंत्रित अतिथियों में से एक W. क्लेमेंट स्टोन जूनियर भी थे। राष्ट्र के अग्रणी बीमा अधिकारियों में से एक के पुत्र युवा स्टोन हिल के पहुंचते ही उन्हें अपना परिचय देने लगे। उस सफलता विज्ञानी को उन्होंने बताया, मेरे पिता आजीवन आपके शिष्य रहे हैं। वास्तव में उन्होंने करोड़ों डॉलर का अपना व्यवसाय आपकी पुस्तकों में उल्लिखित सिद्धांतों के आधार पर ही खड़ा किया है। हिल उस मुलाकात के बारे में बताते हुए कहते हैं, जब उसने मुझे ये बताया कि उसके पिता कंबाइंड इंश्योरेंस कंपनी ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, मुझे याद आ गया कि वो फर्म वर्षों से समय समय पर मेरी लगभग सभी पुस्तकों को बड़ी मात्रा में खरीदती थी। मध्यावकाश के समय भोजन पर हिल का परिचय W. क्लेमेंट स्टोन सीनियर से कराया गया, जिन्होंने उनका व्याख्यान सुनने के लिए एक महत्वपूर्ण बिजनेस मीटिंग में जाने के लिए बुक किया गया हवाई टिकट रद्द करा दिया था। स्टोन उन्हें बताते रहे कि उनकी लिखी हुई पुस्तकों द लॉ ऑफ सक्सेस, थिंक एंड ग्रो रिच, मेंटल डायनामाइट आदि ने उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी और एक नए विचार को गति दी। आपके सफलता दर्शन को मोशन पिक्चर में तब्दील किया जाना चाहिए, जिसे हजारों लोग देख और सुन सकें। उसे इस प्रकार प्रस्तुत करना चाहिए जिससे अधिकाधिक लोगों का भला हो सके। तत्पश्चात करोड़ों के बीमा व्यवसाय वाले उस धनी व्यक्ति ने हिल के सामने इस परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए अपनी सेवाएं देने हेतु प्रस्ताव रखा, बशर्ते वे सहमत हों। इस नए विचार से उत्साहित हिल ने इस प्रस्ताव का अध्ययन किया और अंत में उसे स्वीकार कर लिया। बाद में स्टोन से उनका गठजोड़ इतना विस्तृत हो गया कि उन्होंने स्टोन को अपना महाप्रबंधक बना दिया। दोनों के बीच हुए अनुबंध की शर्तों के अनुसार स्टोन हिल के प्रबंधक एवं प्रकाशक बन गए। परिणाम स्वरूप एक नया संगठन विकसित हुआ, नेपोलियन हिल एसोसिएट। इस समूह द्वारा हिल की योग्यताओं को बढ़ाने तथा उन्हें जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने का काम किया जाने लगा। वे आशान्वित थे कि हिल के जिस सफलता सूत्र को पढ़कर और आजमाकर कई लोग जीवन में आगे बढ़े हैं, उसे और अधिक लोगों तक पहुंचाया जाना चाहिए।
स्टोन और हिल का गठबंधन पहले से ही फल फूल रहा था। उनके गठबंधन के परिणाम स्वरूप हाउ टू रेज योर ओन सैलरी का प्रकाशन हुआ। हाउ टू फाइंड पीस ऑफ माइंड शीर्षक से प्रकाशित होने वाली पुस्तक की पांडुलिपि तैयार हुई। मोशन पिक्चर का निर्माण हुआ जिसमें हिल के ऊर्जावान व्यक्तित्व और उनके नियमों को शब्दशः भावी पीढ़ी के लिए सुरक्षित किया गया तथा हिल के सिद्धांतों के अध्यापन हेतु हिल के प्रत्यक्ष निर्देशन में अध्ययन करने वाले युवक युवतियों की टुकड़ी तैयार हुई। अंततः वे हिल के दर्शन को देश भर के शहरों, कस्बों और गांवों में फैलाकर स्वयं के व्यक्तित्व को कई गुना बढ़ा देंगे। सबको स्फूर्ति प्रदान करता है। उनके इस दर्शन ने बिना शोर मचाए अपना काम कर दिया। पेरिस, मिजूरी इसके विशिष्ट उदाहरण है। हिल ने उस छोटे से मध्य पश्चिमी कस्बे के एक समूह को बताया कि उनके विचारों को कैसे लागू किया जा सकता है। एक ही वर्ष के अंदर वो कस्बा, जो कभी ऊर्जा विहीन अलसाया सा एक गांव था, नए प्राण संचार से उन्नति की राह पर आ गया। आज नए भवनों, चर्चों और नागरिक सुविधाओं के साधनों ने इसकी काया पलट कर दी है तथा आगे और भी प्रगतिशील कार्यक्रम योजनाबद्ध हैं। हिल द्वारा प्रशिक्षित छात्रों ने क्लब सक्सेस अनलिमिटेड नामक एक दल गठित कर लिया जो आगे बढ़ने के लिए निरंतर कार्य करता है। हिल एवं स्टोन साथ साथ काम करते हुए इस बात के प्रति आशान्वित थे कि एक दिन आएगा जब सक्सेस अनलिमिटेड सबके लिए एक नारा बन जाएगा, जब हर स्त्री और हर पुरुष जो जीवन में अधिक से अधिक पाना चाहेगा, जब बेहतर भविष्य के सृजन की सोच रखने वाले सभी लोग ऐसे ही किसी समूह से जुड़ जाएंगे। हर किसी के लिए ये संभव बनाने हेतु और उनके लिए भी जिनके घर अलग थलग दूर दराज के इलाकों में हैं, उन्होंने घर बैठे अध्ययन कार्यक्रम तथा व्यक्तिगत अध्ययन समूह के लिए योजनाएं विकसित की। इसके अतिरिक्त विशेष रूप से प्रशिक्षित अध्यापकों के निर्देशन में विशेष कक्षाएं भी चलाईं। इन सब को पूर्ण करने के लिए उन्होंने 5 वर्ष की अवधि का लक्ष्य रखा, जबकि सामान्य परिस्थिति में इस कार्य को संपन्न करने हेतु 50 वर्षों की योजना और श्रम की आवश्यकता हो सकती है, जिसमें सफलता के विज्ञान का विश्व की अग्रणी भाषाओं में अनुवाद भी सम्मिलित है। आधारभूत सिद्धांत ही सफलता लाते हैं। हिल का दर्शन मनुष्य एवं उसके जीवन को शासित करने वाले तत्वों और तथ्यों का एक जीवंत दस्तावेज है। इसने कई वर्षों में विस्तार पाया है। कार्नेगी से प्राप्त 10 सिद्धांतों के अतिरिक्त व्यक्तिगत सफलता की सामग्री एकत्रित करने में सहयोग करने वाले फोर्ड, एडिसन तथा अन्य 500 महानुभावों के सौजन्य से उन्होंने 7 बिंदु और तैयार किए। पहला, स्वर्णिम नियम। बीज बोते ही व्यक्ति फसल की चाह रखने लगता है। दूसरा, ब्रह्मांडीय प्रकृति शक्ति। प्रकृति का नियंत्रण सिद्धांत, जिससे सभी प्रकार की आदतों का निर्माण होता है, इसका इमर्सन के लॉ ऑफ कॉम्पेंसेशन में सार रूप में उल्लेख है। तीसरा, एकाग्रता। एक ही कार्य में तब तक लगे रहना जब तक वो पूर्ण ना हो जाए अथवा पर्याप्त कारणों से उस कार्य को छोड़ देना। चौथा, मधुर व्यक्तित्व। ऐसी योग्यता जिसे विकसित किया जा सकता है और लगातार बढ़ाया जा सकता है। पांचवा, आत्मनियंत्रण। अपने विचारों, भाषण एवं कर्मों पर नियंत्रण। छठा, स्वास्थ्य की आदत। भोजन, व्यायाम, विचार एवं मद्यपान में संयम। सातवां, बचत की आदत। समय, आय एवं व्यय का लेखा जोखा। ये सूत्र बड़े साधारण एवं आधारभूत प्रतीत होते हैं, फिर भी इनके पालन में पूरे जीवन काल का श्रम लग जाता है। सापेक्ष रूप से विश्व के इतिहास में कुछ ही लोग ऐसे हुए हैं जो हर समय इन सिद्धांतों पर अमल कर पाए हैं। हिल, जो पहले ही लाखों लोगों को सफल होने के गुर सिखा चुके हैं, आशा करते हैं कि इससे भी अधिक संख्या में लोगों को वो ये सिखा पाएंगे कि सफलता के लिए आवश्यक इन बातों पर नियंत्रण कैसे किया जाए। यदि वे ऐसा करते हैं तो उन्हें पूर्ण विश्वास है कि इस ज्ञान की शक्ति
लोगों को व्यक्तिगत सफलता की वो कुंजी प्रदान करेगी जो उनकी निराशा एवं असंतोष के लिए प्रभावी प्रतिरोधक प्रमाणित होगी, जिसके कारण युद्धों का जन्म होता है, जहां असफलता साम्यवाद में परिवर्तित हो जाती है। वे कहते हैं, यदि तुम में आगे बढ़ने की शक्ति है, यदि तुम्हें यह विश्वास है कि तुम एक बेहतर भविष्य पा सकते हो, तो तुम स्वतंत्रता के अपने जन्म सिद्ध अधिकार का कभी समर्पण नहीं करोगे। सौजन्य से सेल्समैन्स अपॉर्चुनिटी, द मैगजीन ऑफ सक्सेसफुल सेलिंग, नवंबर 1954। आस्था सफलता के विज्ञान की महाकुंजी है। नेपोलियन हिल। यदि तुझ में राई के दाने भर भी विश्वास है तो इस पहाड़ से कहेगा कि यहां से हटकर दूसरी जगह चला जा, और वो हट जाएगा तो तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। मैथ्यू 17:20। आस्था वो महाकुंजी है जिससे हम उस द्वार को खोल सकते हैं जो हमारे सांसारिक प्रारब्ध को ब्रह्मांड की शाश्वत शक्ति के स्रोत से अलग करती है। विज्ञान ने परमाणु में छिपी शक्ति को उजागर किया है, ऊपर आकाश तथा नीचे सागरों पर स्वामित्व प्राप्त किया है। हमारे समक्ष यातायात के ऐसे साधन प्रस्तुत किए हैं जिनकी गति ध्वनि से भी तेज है, किंतु विज्ञान अभी तक आस्था की कठोर शक्ति की व्याख्या नहीं कर पाया है। मुझे लगता है कि मैं व्यावहारिक आस्था के विषय में कुछ ज्ञान रखता हूं। मेरा ये ज्ञान सैद्धांतिक अथवा किताबी नहीं है, वरन वास्तविक निरीक्षणों एवं अनुभव पर आधारित है। मैं आपको बताता हूं कि किस प्रकार बहुत छोटी आयु में मुझे अपनी आस्था को परखने का एक बड़ा अवसर प्राप्त हुआ। यूनाइटेड स्टेट्स स्टील कॉरपोरेशन के संस्थापक तथा एक परोपकारी एंड्रयू कार्नेगी के साथ मैंने 3 दिन का साक्षात्कार समाप्त किया ही था। उस समय कार्नेगी विश्व के सर्वाधिक धनी व्यक्ति थे। उन्होंने मुझे व्यक्तिगत उपलब्धियों के व्यावहारिक दर्शन जैसे विश्व के पहले दर्शन के लेखक के रूप में नियुक्त किया, किंतु उन्होंने उसके साथ एक शर्त और जोड़ दी कि इसके शोध कार्य हेतु मैं अपने जीवन के 20 वर्ष समर्पित करूंगा और उनके द्वारा दिए जाने वाले किसी भी वित्तीय अनुदान के बिना अपना जीविकोपार्जन स्वयं करूंगा। मैंने बहुत प्रयास किया कि बिना किसी वित्तीय सहायता के 20 वर्ष तक लाभहीन श्रम के आधार पर मैं उस कार्य के लिए मना कर दूं। इस कार्य के साथ न्याय करने के लिए मैं पर्याप्त शिक्षित भी नहीं था, और इस सबसे ऊपर मैं स्वयं इस बात से आश्वस्त नहीं था कि मैं दर्शन शब्द का अर्थ भी समझ पाया हूं। ये सारे बहाने उस समय मेरे मस्तिष्क में कुलाचे मार रहे थे जब मैं मिस्टर कार्नेगी की लाइब्रेरी में बैठा हुआ था और वो मेरे उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन किसी भी तरह इस स्वर्णिम अवसर को नकारने के लिए मेरा मुंह खुल नहीं पाया। तभी विद्युत गति से एक प्रकाश आया और मुझे लगा कि सारा कक्ष उस प्रकाश से भर गया, और मेरे भीतर किसी ने कहा, उनसे कहो कि तुम इस कार्य को स्वीकार करते हो, और मैंने कर लिया। जब मैंने अपने संबंधियों को यह बताया कि मैंने 20 वर्षों के लिए एक अवैतनिक नौकरी कर ली है, और जब उन्हें यह मालूम हुआ कि मुझे नौकरी देने वाला व्यक्ति विश्व का सबसे धनी व्यक्ति है, तो सभी ने यही कहा कि मेरा दिमाग खराब हो गया है, मैं पागल हो गया हूं। लेकिन मैं खुश था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अपने विश्वास को परखने के लिए मिले पहले अवसर को मैंने बड़ी अच्छी तरह से ग्रहण किया था। 20 वर्षों तक कार्नेगी के साथ किए हुए अपने श्रम के दौरान मैंने कई बातों को सीखा। एक गहन सत्य जो मैंने जाना वो ये था कि हमारे जीवन की हर विपत्ति, हर असफलता, हर हार तथा हर दुखद परिस्थिति अपने आप बराबर मात्रा में हमारे लिए लाभ के बीज लेकर आती है। विधाता ने अपनी नितांत कुशल योजना में यह व्यवस्था रखी है कि किसी से उसकी मूल्यवान वस्तु तब तक न छीनी जाए जब तक उसके स्थान पर उससे अधिक मूल्यवान वस्तु देने की व्यवस्था न हो।
आप जहां चाहे खोज लें, आपको इससे गहन सत्य कहीं नहीं मिलेगा। वो सत्य जो आपको सांत्वना प्रदान करेगा तथा दुख के भंवर जाल में फंसने पर आपको निराशा के गर्त से बाहर निकालेगा, बशर्ते आप आस्थावान रहें। सफलता के विज्ञान के शोध एवं संकलन के वर्षों के दौरान मुझे 20 से अधिक विकट असफलताओं का सामना करना पड़ा और हर असफलता ने मुझे अपने विश्वास की क्षमता को परखने का भव्य अवसर प्रदान किया। यदि इन असफलताओं से मेरे ज्ञान चक्षु न खुले होते तो सफलता के विज्ञान का यह दर्शन मैं अपने जीवन काल में पूर्ण न कर पाता। असफलता के साथ हुए अनुभवों के द्वारा मुझ पर जो सबसे बड़ी कृपा हुई वो इस बात का रहस्योद्घाटन था कि प्रार्थना हमें सही दिशा प्रदान कर सकती है, लेकिन इससे लाभान्वित होने के लिए हमें अपनी ओर से भी कुछ करना होगा। ये बात भी गौरतलब है कि हमारी वही प्रार्थना अधिक प्रभावकारी होती है जिनमें हम विधाता द्वारा दी गई कृपाओं के प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त करते हैं, न कि वे प्रार्थनाएं जिनमें हम विधाता से और अधिक कृपा प्रदान करने की याचना करते हैं। जब मैंने प्रार्थना का ये तरीका सीख लिया, मुझ पर होने वाली कृपा कई गुना बढ़ती गई, जब तक कि मुझे हर इच्छित और आवश्यक वस्तु की प्राप्ति नहीं हो गई। मेरे जीवन का एक विशिष्ट बिंदु उस दिन आया जब पहली बार मेरे मुंह से निकला, हे ईश्वर, अब मैं आपसे केवल उस ज्ञान की प्राप्ति की इच्छा रखता हूं जिसकी सहायता से जन्म के साथ दी गई आपकी कृपाओं का अच्छा उपयोग कर सकूं, अपने इच्छित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मन को नियंत्रित एवं निर्देशित करने का विशेषाधिकार। मन का तो स्वरूप ही कुछ इस प्रकार का है कि ये हर उस वस्तु से जुड़ी लाभ हानि की ओर आकर्षित होता है जिसके बारे में मनुष्य अधिकाधिक चिंतन करता है। ये बात बिल्कुल सत्य है कि हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा कुछ घटित होता है जिस पर उसका मन केंद्रित होता है, फिर चाहे उसके विचार भय पर आधारित हो अथवा विश्वास पर। अधिकांश लोग स्वरूपित सीमाओं और भय से नियंत्रित मानसिक शक्ति के साथ जीवन जीते हैं और आश्चर्य करते हैं कि जीवन उनके प्रति इतना निष्ठुर क्यों है। भय कुछ नहीं है, केवल विपरीत दिशा में की गई आस्था है। आस्था और भय दोनों के मूल में किसी चीज पर विश्वास करना है। दूसरी बात जो मैंने मिस्टर कार्नेगी के साथ काम करते हुए सीखी वो ये थी कि यदि आप अपने आसपास की परिस्थितियों एवं उपलब्ध संसाधनों का उपयोग इस आस्था के साथ करते हैं कि आप अपनी इच्छित वस्तु को प्राप्त कर लेंगे, तो रहस्यमयी तरीके से उससे बेहतर साधन एवं परिस्थितियां आपके समक्ष स्वतः उपस्थित हो जाएंगी। यदि आपके मन में कोई उद्देश्य है जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसे आरंभ करने के लिए वही स्थान उत्तम है जहां आप अभी खड़े हैं, अर्थात विचार आते ही कार्य प्रारंभ कर दें। एंड्रयू कार्नेगी द्वारा प्रस्तावित सफलता का विज्ञान के लेखन के प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए मेरे पास केवल एक ही पात्रता थी, मेरा अटल विश्वास कि जैसे जैसे मैं अपने उद्देश्य में आगे बढ़ूंगा, उसे संपन्न करने के लिए आवश्यक राहें और साधन स्वतः सामने आते जाएंगे, और ऐसा ही हुआ। अब मैं आपको कुछ ऐसा बताता हूं जिससे आप समझ सकेंगे कि ईश्वर के काम करने का तरीका कितना निराला और कितना रहस्यमयी है। मुझे बहुत पहले ही इस बात का अनुभव हो गया था कि मुझे एक ऐसे स्वचालित तंत्र की आवश्यकता है जो मेरी आवश्यकताओं का ध्यान रख सके। जिन्हें मैंने अपनाया वो मेरे 9 अदृश्य मार्गदर्शक हैं, जिन्हें मैं अपने 9 राजकुमार भी कहता हूं। आस्था के मेरे इस तंत्र में 9 अदृश्य सत्ताएं हैं जिन्हें अपने मन में सृजित करने के लिए मैं प्रेरित हुआ। ये सारी सत्ताएं मेरी आस्था की जमा पूंजी का उपयोग करती हैं, वो जमा पूंजी जो मैंने किसी कृपा को पाने की इच्छा करने के पूर्व ही उसके प्रति कृतज्ञता अभिव्यक्त कर संचित की है। मैं ये नहीं जानता कि ये 9 अदृश्य मार्गदर्शक अथवा सत्ताएं वास्तविक हैं या काल्पनिक,
संभव है कि ईश्वर ने उन्हें वास्तव में अदृश्य आकृतियों के रूप में नियुक्त किया हो, किंतु उनका प्रभाव किसी वास्तविकता से कम नहीं है। अच्छे स्वास्थ्य का राजकुमार सुप्तावस्था में मेरे भौतिक शरीर को उपचारित करने तथा सामान्य क्रियाशील अवस्था में मेरे मन को स्थिर एवं अनुशासित करने के लिए सक्रिय होता है। मेरे शरीर का प्रत्येक ऊतक आवश्यक कार्यकुशलता हेतु ऊर्जावान हो उठता है। वित्तीय संपन्नता का राजकुमार मुझे अपनी वित्तीय आवश्यकताओं के लिए आनुपातिक रूप से अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रेरित कर मेरी सभी वित्तीय आवश्यकताओं को पूर्ण करता है। यद्यपि मैं गरीबी में पैदा हुआ और मेरा बचपन भी गरीबी में ही व्यतीत हुआ, किंतु अब मुझे वित्तीय आवश्यकताएं किसी प्रकार से परेशान नहीं करती। वे स्वतः ही पूरी हो जाती हैं और मुझे धन की चिंता से मुक्त रखती हैं। मन की शांति का राजकुमार मेरे मन को सदैव भय और चिंता के कारणों से मुक्त रखता है। इस प्रकार उसे आस्था के प्रति स्थिर करता है। आशा और आस्था के राजकुमार परस्पर जुड़वा हैं। दोनों ही मुझे अपने कर्तव्यों के प्रति सक्रिय करने में सहायक होते हैं, जिससे मेरे अपने जीवन की गुणवत्ता बढ़ जाती है और उनकी सहायता से मैं अपनी लिखी हुई पुस्तकों के माध्यम से कई अन्य लोगों तथा अपने व्यक्तिगत विचारों से अपने मित्रों के जीवन की गुणवत्ता को भी बढ़ा पाता हूँ। और इससे पहले कि मैं दिए हुए किसी विशेष लक्ष्य पर कार्य करना आरंभ करूं, वे मुझे उस उद्यम के सफल समापन की झलक दिखा देते हैं। उससे अधिक महत्वपूर्ण ये है कि आशा और आस्था दोनों के संयोग से एक ऐसी महाकुंजी हाथ लगती है, जिससे मैं अपनी इच्छा अनुसार किसी भी इच्छित उद्देश्य को पूरा करने के लिए उस असीम प्रज्ञा के द्वार खोल सकता हूं। प्रेम और भावुकता के राजकुमार भी जुड़वा हैं। ये मेरे मन एवं शरीर को युवा बनाए रखते हैं तथा मेरे सभी कार्यकलापों को प्रेमी की भावना से मुक्त रखते हैं, जिससे लोगों के लिए उन कार्यों का लाभ और अधिक प्रभावशाली हो जाता है। धैर्य का राजकुमार मुझे एक संतुलित जीवन प्रदान करता है तथा आत्मानुशासन के द्वारा अपने विचारों एवं कार्यों के बीच संयोजन में सहायता करता है, जिससे वे विचार और कर्म उन सभी के लिए लाभकारी होते हैं जिस पर अपना प्रभाव डालते हैं। और ये राजकुमार दूसरों से सामंजस्यपूर्ण एवं सहिष्णु संबंध स्थापित करने में सहायता करता है, जिससे मित्रता में स्थायित्व आता है। समग्र प्रज्ञा का राजकुमार मेरे भूत, वर्तमान एवं भविष्य के जीवन को स्पर्श करने वाले सभी प्रभावों को मुझसे इस प्रकार जोड़ता है कि मुझे हरेक से कुछ न कुछ लाभ प्राप्त होता है, भले ही वो सुखदायी प्रभाव हो अथवा दुखदायी। और ये राजकुमार जीवन के उस चौराहे पर मेरा मार्गदर्शन करता है जहां मुझे कुछ ऐसे निर्णय लेने होते हैं जो मेरी शिक्षा, अनुभव और राष्ट्रीय योग्यता से परे हो। इसके अतिरिक्त मेरी आस्था एक ऐसा चलित राजदूत है जिसका दायित्व है संदेशों को इधर से उधर पहुंचाना और वे सेवाएं प्रदान करना जो इन 9 मार्गदर्शकों को नहीं सौंपी गई हैं। कभी कभी इस आस्था ने मेरे लिए वो कार्य किया जिसे मैं कम महत्व की श्रेणी में नहीं रख सकता। उदाहरण के लिए कुछ वर्ष पहले मैंने और मेरी पत्नी ने निश्चय किया कि हम कैलिफोर्निया वाला अपना घर बेचकर ग्रीनविले, साउथ कैरोलिना वापस चले जाएंगे, जिससे घर और शिकागो, इलिनॉय स्थित कार्यालय के बीच आने जाने के लिए हवाई यात्रा करने से समय की बचत हो सके। हमें किस प्रकार का और किस जगह स्थित मकान चाहिए, उसका विचार बिल्कुल सुनिश्चित था। सर्वप्रथम उसका आस पड़ोस प्रथम श्रेणी का हो, वो एक बहुत बड़े क्षेत्रफल के प्लॉट पर हो जिसमें विभिन्न किस्मों के कई वृक्ष लगे हों। वो घर ऐसा हो जिसमें यदि हम चाहेंगे तो अपनी इच्छा अनुसार अतिरिक्त कमरे जोड़ सके और वो एक संतुलित ढलान वाली पहाड़ी पर स्थित हो। अंतिम किंतु प्रमुख बात ये कि उसका मूल्य एक निश्चित सीमा के अंदर हो। इतनी सारी मांगों को पूरा करने वाला घर ग्रीनविले या किसी अन्य स्थान पर मिलना आसान नहीं था, परंतु हमने पूरी आस्था के साथ अपनी खोज आरंभ की। कुछ दिनों में हम उस स्थान तक पहुंच गए जहां हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी हो रही थी।
हम अपने घर में नकारात्मक शब्दों की अभिव्यक्ति नहीं करते, नकारात्मक विचारों को कोई स्थान नहीं देते, बल्कि परिसर को आशा और आस्था तथा प्रेम और प्रणय से ओतप्रोत रखते हैं। प्रतिदिन हम अपने घर के हर कमरे की प्रशंसा करते हैं। हम अपने खूबसूरत वृक्षों और फूलों की प्रशंसा करते हैं, अपने पड़ोसियों की प्रशंसा करते हैं, उन चहचहाने वाले पक्षियों की प्रशंसा करते हैं जो हमारे परिसर में दाना चुगते हैं और जल क्रीड़ा करते हैं, और हम दुनिया भर में फैले अपने मित्र समाज की प्रशंसा करते हैं। हालांकि उनमें से कुछ को ही हमने व्यक्तिगत तौर पर देखा है। अंत में हम आपकी प्रशंसा करते हैं कि आप इस संदेश को सुन रहे हैं और निष्ठा से इस बात की आशा करते हैं कि इसमें आपको कोई ना कोई ऐसी अभिव्यक्ति मिलेगी जो आपके जीवन की गुणवत्ता को और बढ़ाएगी तथा आपके सभी मानवीय संबंधों को सुंदर बनाने की महती शक्ति प्रदान करेगी। नेपोलियन हिल कहते हैं, कुछ अतिरिक्त श्रम बहुत कुछ दे सकता है। चार्ल्स एच गैरिसन। आज के अतिथि कलाकार नेपोलियन हिल हैं, जिन्हें राष्ट्र भर में एक लेखक और वक्ता के रूप में जाना जाता है, जो इस समय क्लिंटन में अपना घर बना रहे हैं। मिस्टर हिल दक्षिण पश्चिम वर्जीनिया के रहने वाले हैं, एक पूर्व बैंकर, जिन्हें लगभग 30 वर्ष पहले अमेरिका के महान उद्योगपतियों की व्यावसायिक प्रणाली का विश्लेषण करने के महत्वपूर्ण कार्य के लिए एंड्रू कार्नेगी ने कई आवेदकों में से चुना था। उस शुरुआत से लेकर मिस्टर हिल तब तक अपना काम करते रहे जब तक विदेशों और अमेरिका में उनके कार्य की ख्याति नहीं फैल गई और लोग उनके काम करने के तरीके को अपनाने नहीं लगे। आज के लिए उनका लेख है कुछ अतिरिक्त श्रम, और इसमें श्रोताओं के समझने के लिए बड़ी गहरी बात है। 30 से भी अधिक वर्ष पहले एंड्रू कार्नेगी अपनी मेज के नीचे एक स्टॉप वॉच छिपाए बैठे थे और उन्होंने मुझे जो प्रस्ताव दिया था उसके निर्णय में लगने वाले समय को वे पल प्रतिपल निहार रहे थे। इस अवसर में अमेरिकी उपलब्धियों के दर्शन के संकलन का अधिकार निहित था, जो मिस्टर कार्नेगी, थॉमस ए एडिसन, हेनरी फोर्ड, जॉन वॉनामेका, साइरस एच के कर्टिस, डॉक्टर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल तथा अमेरिकी जीवन पद्धति को अपनाने वाले कई अन्य लोगों के अनुभवों पर आधारित था। शोध के दौरान व्यक्तिगत उपलब्धियों के सिद्धांत उजागर हुए, जिनमें संभवतः सबसे प्रमुख है अतिरिक्त श्रम की आदत। कुछ अतिरिक्त श्रम के सिद्धांत को आज के स्तंभ में विश्लेषण के लिए मैंने इसलिए चुना क्योंकि सारा विश्व आज तीव्रता से आध्यात्मिक रूप से दिवालिया हुआ जा रहा है। मुख्यतः इसलिए क्योंकि लोगों ने इस सिद्धांत को विपरीत अर्थों में ले लिया है। वो बिना प्रयास बहुत कुछ पाने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसका कारण मुझे ये लगता है कि इस सिद्धांत के आध्यात्मिक अर्थ को ठीक तरह समझा नहीं गया है। अंतिम विश्लेषण में स्वर्णिम नियम को आकार दिया गया तथा जीवन क्षेत्र में मानवीय रिश्तों के साथ लागू किया गया। लॉयड डगलस ने इस महान शाश्वत नियम का पूरा अर्थ ग्रहण किया और अपनी पुस्तक मैग्निफिसेंट ऑब्सेशन में इसकी पूरी व्याख्या की, जिसने इस पुस्तक के पाठकों पर गहरी छाप छोड़ी। इस देश को 2 महासागरों के लिए जल सेना की आवश्यकता हो सकती है। इसे विश्व के विशालतम हवाई जहाज के बेड़े की आवश्यकता हो सकती है। इसे बहुत बड़े पैमाने पर युद्ध सामग्री के उत्पादन की आवश्यकता हो सकती है। और मैं मानता हूं कि इसे इन सब की आवश्यकता है, लेकिन इसे सबसे अधिक जिस बात की जरूरत है वो ये है कि यहाँ के लोग, हम सब लोग कुछ किए बिना पाने की कोशिश करना छोड़ दें और इसकी शुरुआत अभी से कर दें। कुछ अतिरिक्त श्रम की शुरुआत उसी भावना से जैसे स्वतंत्रता के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करते समय उन 56 लोगों ने इस नियम को लागू किया था, जब इस विश्व की सभ्यता में सबसे अधिक स्वतंत्र एवं धनी राष्ट्र का जन्म हुआ था। ये केवल आत्मा की मुक्ति का मार्ग नहीं है, क्योंकि हम में से कई अपनी आत्मा के लिए उतने चिंतित नहीं होते जितना अपनी पॉकेट बुक्स के लिए होते हैं, बल्कि मितव्ययता से आत्मानुशासन का शीघ्र एवं सुनिश्चित मार्ग है।
क्योंकि ये उतना ही सत्य है जितना दिन के बाद रात का आना। जो व्यक्ति उसे मिलने वाले वेतन की तुलना में अधिक कार्य करता है तथा उसे स्वस्थ मानसिक सोच से करता है, तो आगे पीछे उसे उसका कहीं अधिक प्रतिफल प्राप्त होता है। इन 30 विषम वर्षों की अवधि के अपने अनुभव के दौरान इस नियम को मैंने कभी असफल होते नहीं पाया है। उदाहरण के लिए मेरी अपनी आप बीती सुनिए। एंड्रू कार्नेगी ने कहा था, यदि तुम मेरी तरक्की में सहायक सिद्ध हुए तत्वों की खोज में कुछ अतिरिक्त श्रम करते हुए अगले 20 वर्षों तक अवैतनिक रूप से कार्य करोगे, तो न केवल तुम लाखों अजन्मे लोगों के लिए एक स्थायी उपकार करोगे, वरन तुम्हारे श्रम का प्रतिफल तुम्हें वो आर्थिक सुरक्षा देगा कि बाकी जीवन यदि तुम कुछ नहीं भी करोगे तो भी आर्थिक रूप से संपन्न रहोगे। डॉक्टर जेकब से मिलिए। उन्होंने जो कहा उस पर मैंने विश्वास किया, क्योंकि उन्होंने स्वयं के जीवन में यह दिखा दिया है कि उन्हें व्यक्तिगत उपलब्धि के नियमों का ज्ञान है, जिनमें से एक कुछ अतिरिक्त श्रम को उन्होंने इतनी सफलतापूर्वक लागू किया कि उनकी विशाल संपत्ति आज भी बढ़ती जा रही है और ऐसे लोगों को शिक्षा भी दे रही है जो बिना प्रयास कुछ पाने के बजाय अपने श्रम से आगे बढ़ने की इच्छा रखते हैं। मुझे अपने श्रम का आशातीत पुरस्कार मिला, क्योंकि आज अमेरिकियों की उपलब्धि का दर्शन विश्वविख्यात हो गया है तथा प्रेस्बिटेरियन कॉलेज के प्रेसिडेंट डॉक्टर विलियम प्लूमर जेकब्स और मैं एक योजना के अंतर्गत इस देश की जनता के उपयोग के लिए एक लोकप्रिय संस्करण प्रकाशित करने जा रहे हैं और मुझे पूरी आशा है कि ये वर्तमान में प्रचलित लोगों की बिना कुछ किए कुछ पाने की आदत को प्रचलन से हटाने में अवश्य सफल होगा। कई वर्षों से मेरी उम्मीद रही थी कि मैं इस दर्शन को अमेरिकी लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूं, कार्नेगी से किए अपने वादे को पूरा करने के लिए, वो भी केवल सेवा की कीमत पर। किंतु मेरी कठिनाई थी एक ऐसा प्रकाशक खोजना जिसमें कुछ अतिरिक्त श्रम के सिद्धांत को समझने की पर्याप्त दृष्टि हो और जो लाभ अर्जित करने के बजाय लोगों की सेवा करने के दृष्टिकोण से सोचे। अंततः मुझे सही व्यक्ति मिल गया जब कुछ असाधारण घटनाओं के क्रम में मुझे डॉक्टर जेकब से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं पूर्व के बड़े प्रकाशकों के बीच एक प्रकाशक खोज रहा था, लेकिन वो मिला साउथ कैरोलिना के छोटे से कस्बे क्लिंटन में, जो कि पृथ्वी पर मौजूद ऐसी शायद अंतिम जगह है जहां मैं एक ऐसे सृजनात्मक दृष्टि रखने वाले व्यक्ति की खोज में गया जो लोगों की सेवा करने में मेरा हाथ बटा सके। युवाओं की सहायता के लिए अपने व्यावसायिक दायित्वों के बावजूद डॉक्टर जेकब ने अमेरिकियों की उपलब्धि के दर्शन के पुनर्लेखन में मेरी पूरी तरह से मदद की। इस कार्य के लिए उन्होंने जो उत्साह दिखाया, ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा, क्योंकि इस दर्शन में उन्होंने कुछ ऐसी बात देखी थी जो अमेरिकी युवाओं, वयस्क भी, उनकी सोच को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर सकती थी। उस समय इस कार्य को तुरंत करने की आवश्यकता थी, जिसकी वजह थी अमेरिकी रहन सहन को अगली पीढ़ी तक बनाए रखना। हमने 5 लाख युवक युवतियों को ये दर्शन सिखाने की योजना बनाई। वे युवक युवतियां जो हर वर्ष बिजनेस कॉलेज से स्नातक की उपाधि लेकर निकलते हैं और जो भावी व्यवसायी और उद्योगपति हैं। हमारी योजना में हाई स्कूल ग्रेजुएट्स और कॉलेज जाने वाले विद्यार्थियों को भी प्रशिक्षित करना शामिल है। ये इस प्रकार की सेवा है जिसे हम किसी भी प्रकार के व्यावसायिक लाभ के बारे में सोचे बिना ही संपादित करेंगे, क्योंकि हमें लगता है कि इस पीढ़ी ने अगली और उससे आगे आने वाली पीढ़ियों पर ढेरों कर्ज लाद दिया है, वो कर्ज जो धन से कहीं अधिक है। यदि लोग अपने लालच और स्वार्थ को परे रखकर पुनः उसी सरल नियम की ओर नहीं लौटे, तो ये अमेरिकी जीवन शैली को पूरी तरह से नष्ट कर देगा। इस नियम की व्याख्या नाजरीन ने सर्मन ऑन द माउंट में की है और जिसे हमने कुछ अतिरिक्त श्रम के सिद्धांत में आकार और रूप दिया है। सर्वोत्तम है अभ्यास। डॉक्टर जेकब का मानना है कि किसी नियम की शिक्षा देने का सर्वोत्तम तरीका है उसे अभ्यास अथवा व्यवहार में लाया जाए।
इसीलिए उन्होंने अमेरिकियों की उपलब्धियों के दर्शन का प्रसार करने के लिए स्वयं को दूसरों की सहायता के कार्य में झोंक दिया है, यद्यपि ये उनके समय और ऊर्जा पर भारी पड़ सकता है। उनका ये भी मानना है कि अमेरिकी युवाओं को आज की पीढ़ी के ऐसे लोगों से अलग होने की आवश्यकता है जो भविष्य पर भारी बोझ लाद रहे हैं, और वे अपने इस विश्वास को शब्दों की बजाय अपने कार्य से प्रदर्शित कर रहे हैं। हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जो इस समय रुग्णावस्था में है, लेकिन इसमें ऐसा कोई विकार नहीं जिसे रातों रात ठीक ना किया जा सके, बशर्ते लोग प्रयास किए बिना कुछ पाने की अपनी आदत को छोड़ दें और कुछ अतिरिक्त श्रम करना शुरू कर दें, वो भी उस उत्साह और भावना के साथ जैसा कि उस महान दार्शनिक ने सुझाया है। फ्रांस के अभागे लोगों को भी यह बात समझ में आ गई, लेकिन जरा देर से। आइए हम उनकी गलतियों से लाभ उठाएं, एक दूसरे को पीछे छोड़कर नहीं, बल्कि उस दार्शनिक की इस कड़ी चेतावनी को ध्यान में रखकर, जिसमें उन्होंने कहा था, अपने भाई की नौका पार लगाने में मदद करो, तुम्हारी नौका स्वतः किनारे लग जाएगी। सफलता के लिए तैयार रहे। स्वास्थ्य, प्रसन्नता एवं संपदा आपकी हो सकती है यदि आप ये जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं। नेपोलियन हिल एंड डब्ल्यू क्लेमेंट स्टोन। मिलिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण जीवित व्यक्ति से। इस लेख में कहीं ना कहीं आपकी उनसे मुलाकात अवश्य होगी, अचानक, आश्चर्यजनक रूप से, और ये मुलाकात आपका सारा जीवन बदल डालेगी। जब आप उनसे मिलेंगे तब आप उनके रहस्य को जानेंगे। आप पाएंगे कि वे अपने साथ एक ऐसा अदृश्य ताबीज लिए रहते हैं जिसकी एक ओर पीएमए और दूसरी ओर एनएमए छपा हुआ है। इस अदृश्य ताबीज में दो अद्भुत शक्तियां हैं। इसमें धन संपत्ति, सफलता, प्रसन्नता एवं स्वास्थ्य को आकर्षित करने की शक्ति है, और इसमें इन सब को दूर धकेलने की भी शक्ति है, आपको उन सभी चीजों से वंचित करने के लिए जो आपके जीवन को जीने योग्य बनाती है। इन शक्तियों में से पहली पीएमए व्यक्ति को शिखर तक पहुंचने तथा वहां स्थिर रहने योग्य बनाती है। दूसरी शक्ति एनएमए शिखर पर पहुंचे लोगों को नीचे खींचती है। शायद एसबी फुलर की जीवन गाथा इस बात को बेहतर तरीके से स्पष्ट कर सकेगी। हम निर्धन हैं, लेकिन ईश्वर के कारण नहीं। एसबी फुलर लुइजियाना में भाड़े पर खेती करने वाले एक अश्वेत किसान की 7 संतानों में से एक थे। 9 वर्ष की आयु से ही वे खच्चर हाँकने लगे थे। इन परिवारों ने निर्धनता को अपने भाग्य के रूप में स्वीकार कर लिया था। युवा फुलर एक मामले में अपने मित्रों से भिन्न थे। उनकी मां अद्भुत थी। वे अपने पुत्र से अपने सपनों और आकांक्षाओं के बारे में बातें किया करती थी। वे कहा करती थी, हमें गरीब नहीं होना चाहिए, और मैं तुम्हारे मुंह से कभी ये बात ना सुनूं कि हमारा निर्धन होना ईश्वर की इच्छा है। हम ईश्वर के कारण या उसकी इच्छा से गरीब नहीं हैं। हम निर्धन इसलिए हैं क्योंकि तुम्हारे पिता ने कभी धनी बनने की इच्छा ही विकसित नहीं की। हमारे परिवार में किसी ने भी कभी कुछ और बनने की इच्छा की ही नहीं। किसी ने भी संपन्न होने की इच्छा को विकसित नहीं किया। ये विचार फुलर के मन में इतनी गहराई तक आरोपित हो गया था कि उससे उनका पूरा जीवन ही बदल गया। उनमें धनवान बनने की इच्छा जाग उठी। पैसा कमाने के सबसे तेज उपाय के लिए उन्होंने निश्चय किया कि कुछ विक्रय किया जाए। इसके लिए उन्होंने साबुन को चुना। 12 वर्ष तक वे घर घर साबुन बेचते रहे। फिर उन्हें पता चला कि वे जिस कंपनी का साबुन बेच रहे थे वो नीलाम होने वाली है। उसकी कीमत $1,50,000 थी, और इन 12 वर्षों में उन्होंने कुल $25,000 की बचत की थी। इस बात की सहमति बन गई कि वे $25,000 तुरंत जमा कर देंगे और बाकी बची रकम की व्यवस्था 10 दिनों के भीतर कर लेंगे। और यदि उन्होंने उन पैसों की व्यवस्था नहीं की तो उनके $25,000 भी डूब जाएंगे।
12 वर्षों के दौरान साबुन विक्रेता के रूप में एसबी फुलर ने कई व्यवसायियों के मन में अपने लिए आदर और प्रशंसा अर्जित कर ली थी। वे उनके पास गए। उन्होंने अपने व्यक्तिगत मित्रों से भी कर्ज लिया और इसके अलावा ऋण देने वाली कंपनियों एवं निवेश समूहों से भी। 10वें दिन शाम तक उन्होंने $1,15,000 की व्यवस्था कर ली, जिसमें अब भी $10,000 कम थे। आशा की किरण खोजी जा रही थी। वे याद करते हुए कहते हैं, मैंने अपनी साख का हर स्रोत खंगाल लिया था। काफी रात गए, अपने अंधेरे कमरे में मैं घुटनों के बल बैठ गया और प्रार्थना करने लगा। मैंने ईश्वर से याचना की कि वे मुझे किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाने का मार्ग दिखाए जो मुझे समय पर $10,000 की सहायता कर सके। मैंने अपने आप से कहा कि मैं 61वीं स्ट्रीट पर वाहन चलाऊंगा जब तक कि व्यवसाय जमाने के लिए मुझे कोई प्रकाश नहीं दिखाई देता। मैंने ईश्वर से कहा कि वो प्रकाश के रूप में अपने उत्तर का संकेत दे। उस समय 11 बज रहे थे जब एसबी फुलर शिकागो की स्ट्रीट संख्या 61 पर गाड़ी दौड़ा रहे थे। अंत में कुछ खंडों के बाद एक ठेकेदार के कार्यालय की लाइट जलती मिली। वे भीतर गए। वहां उन्होंने देर रात तक काम की थकान से पस्त एक व्यक्ति को अपनी डेस्क पर बैठे हुए देखा, जिन्हें वे थोड़ा बहुत जानते थे। फुलर महसूस कर रहे थे कि उन्हें बोलने के लिए साहस जुटाना होगा। क्या आप $1,000 कमाना चाहते हैं? फुलर ने कहा। वो ठेकेदार भी चौंक गया। वो बोला, हाँ बिल्कुल। फुलर ने उस व्यक्ति से जो कुछ कहा वो याद करते हुए वे बताते हैं, फिर आप मुझे $10,000 का एक चेक काट कर दे दें। जब मैं आपके $10,000 चुकाऊंगा तब उसके साथ $1,000 अतिरिक्त भुगतान करूंगा। उन्होंने उस ठेकेदार को उन अन्य लोगों के नाम भी बताए जिनसे उन्होंने कर्ज लिया था तथा उस व्यावसायिक उद्यम के बारे में भी विस्तार से बताया। आइए अब हम उनकी सफलता का रहस्य जानें। उस रात के बीतने के पहले एसबी फुलर की जेब में $10,000 का चेक था। आज न केवल उस कंपनी पर बल्कि अन्य 7 कंपनियों पर उनका नियंत्रण है, जिनमें से 4 सौंदर्य प्रसाधन कंपनियां हैं, एक होजरी कंपनी है, एक लेबल कंपनी तथा एक समाचार पत्र है। हाल ही में जब हमने उनसे उनकी सफलता के रहस्य को जानना चाहा, तो उन्होंने वर्षों पूर्व कहे गए अपनी मां के कथन को उद्धृत करते हुए उत्तर दिया, हम निर्धन हैं लेकिन ईश्वर के कारण नहीं। हम निर्धन इसलिए हैं क्योंकि तुम्हारे पिता ने कभी धनी होने की इच्छा ही विकसित नहीं की। हमारे परिवार में किसी ने भी कभी कुछ और बनने की इच्छा नहीं की। उन्होंने हमें बताया, देखिए, मैं ये तो जानता था कि मुझे क्या चाहिए, किंतु ये नहीं जानता था कि उसे कैसे पाऊंगा। तो मैंने बाइबल और कुछ प्रेरणादायक पुस्तकें पढ़ी। मैंने ज्ञानार्जन की प्रार्थना की जिससे मैं अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकूं। यदि आप ये जान लें कि आप क्या चाहते हैं, तो आप उसे देखते ही पहचान जाते हैं। एसबी फुलर अपने साथ उस अदृश्य ताबीज को लेकर चले जिसमें एक ओर पीएमए और दूसरी ओर एनएमए छिपा हुआ था। उन्होंने पीएमए को ऊपर रखा और आश्चर्यजनक घटनाएं हुई। वे उन विचारों को वास्तविकता में परिवर्तित करने में सफल हुए जो कल तक मात्र एक स्वप्न थे। इस दौर में और इस देश में अब भी आपको ये कहने का व्यक्तिगत अधिकार है, ये मैंने चुना है। मैं यही पूरा करना चाहता हूं और यदि आपका लक्ष्य ईश्वर और समाज के नियमों के विरुद्ध नहीं है, तो आप उसे अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। ये आप पर भी निर्भर करता है कि आप किस चीज के लिए प्रयास करते हैं। हर व्यक्ति एसबी फुलर की तरह बड़ा निर्माता बनना नहीं चाहता। हर व्यक्ति एक महान कलाकार बनने के लिए बड़ा मूल्य अदा करना नहीं चाहता। लेकिन आपके लिए सफल होने का अर्थ चाहे धनी होना हो अथवा रसायन क्षेत्र में किसी नए तत्व की खोज करना हो अथवा संगीत में किसी नई धुन का सृजन हो,
अथवा गुलाब उगाना हो अथवा एक बच्चे की परवरिश करना हो, वो अदृश्य ताबीज लक्ष्य प्राप्ति में आपका सहायक हो सकता है। अब क्लैम लेबाइन की कहानी देखें। वे बेसबॉल की दुनिया में पिचर के रूप में जाने जाते हैं, जो जग हैंडल कर्व के थ्रो में सिद्धस्थ माने जाते हैं। जब क्लैम छोटे थे, उनके सीधे हाथ की तर्जनी टूट गई थी। चोट तो ठीक हो गई, किंतु उंगली के पहले और दूसरे जोड़ के बीच स्थायी टेढ़ापन आ गया। क्लैम को लगा कि बेसबॉल के करियर का उनका सपना यहीं समाप्त हो गया। हर विपत्ति में एक लाभ का बीज छिपा होता है। उनके कोच ने कहा, इस तरह निराश मत हो। जो स्थितियां हमें विपत्ति जान पड़ती हैं, कभी कभी बदले हुए वेश में वरदान साबित होती हैं। ऐसा कहा गया है कि हर विपत्ति में लाभ और अच्छाई का बीज छिपा होता है। क्लैम ने इस परामर्श को दिल से स्वीकारा। जल्द ही उन्हें ज्ञात हुआ कि उनका हाथ सहज रूप से पिचिंग के लिए उपयुक्त था, और ये कि इस काम के लिए वे अपनी टेढ़ी उंगली का ही बेहतर उपयोग कर सकते हैं। उस उंगली का टेढ़ापन ही बॉल को वो ट्विस्ट और स्पिन देता था जो और कोई खिलाड़ी नहीं कर सकता था। वे वर्ष दर वर्ष इस स्पिन में और अधिक दक्षता लाने का प्रयास करते रहे, जब तक कि वास्तव में वो अपने समय के सर्वोत्तम पिचर नहीं बन गए। उन्होंने ऐसा कैसे किया? सहज कुशलता, कठिन परिश्रम और इससे भी महत्वपूर्ण अपनी मानसिक सोच में परिवर्तन के द्वारा। क्लैम लेबाइन ने अपनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में भी अच्छाई को देखना सीखा। उन्होंने पीएमए पक्ष को ऊपर रखते हुए अपने अदृश्य ताबीज का उपयोग किया। इस पीएमए के जरिए उन्होंने सफलता को अपनी ओर आकर्षित किया। एक 25 वर्षीय युवा के सामने 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति लेने के पूर्व 1 लाख घंटे कार्य करने के लिए होते हैं। आपके इनमें से कितने घंटे पीएमए की भव्य शक्ति से युक्त होते हैं, और उनमें से कितने घंटे एनएमए के आघात से दम तोड़ देते हैं? अब मिले सबसे महत्वपूर्ण जीवित व्यक्ति से। जिस दिन आप पीएमए को स्वयं के लिए अनुभव करने लगेंगे, आपकी भेंट उस व्यक्ति से हो जाएगी। कौन है वो? जहां तक आप और आपके जीवन का संबंध है, वो व्यक्ति आप ही तो हैं। एक बार अपनी ओर नजर डालें। क्या ये सच नहीं कि आप भी अपने साथ वो ताबीज लेकर चल रहे हैं, जिसमें एक तरफ पीएमए और दूसरी तरफ एनएमए छपा हुआ है? वो ताबीज आपका अपना मन है। पीएमए आपकी सकारात्मक मानसिक सोच है। एक सकारात्मक मानसिक सोच अधिकांशतः उन धनात्मक विशेषताओं से निर्मित होती है जिन्हें आस्था, सत्यनिष्ठा, आशा, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अनुलोम विलोम हीरो आलोम की। सहन शक्ति, व्यवहार कौशल, दया और अच्छी सहज बुद्धि के नाम से जाना जाता है। एनएमए नकारात्मक मानसिक सोच है। इसके अंतर्गत ठीक विपरीत ऋणात्मक विशेषताएं आती हैं। ये बड़ी प्रचंड शक्तियां हैं। आपकी सफलता, स्वास्थ्य, प्रसन्नता एवं धन संपदा की प्राप्ति इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपने अदृश्य ताबीज का उपयोग किस तरह करते हैं। इस बारे में विचार करें। उन लोगों के बारे में विचार करें जो जीवन भर कई पक्षों से संघर्ष करते और असंतुष्ट रहते हुए बिना किसी स्पष्ट लक्ष्य के भटकते रहते हैं। क्या आप तुरंत ये बता सकते हैं कि जीवन से आपको क्या चाहिए? अपना लक्ष्य निर्धारित करना आसान कार्य नहीं हो सकता। नहीं पता हीरो आलम कौन है। इसमें कुछ कष्टदायक आत्मनिरीक्षण भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन इसमें जितना भी श्रम लगे वांछनीय है।
क्योंकि जैसे ही आप अपना लक्ष्य तय कर लेते हैं, आप उससे पाने वाले लाभ की अपेक्षा कर सकते हैं। ये लाभ भी लगभग स्वतः ही आते हैं। सोने नहीं देता। सबसे पहला लाभ ये है कि आपका अवचेतन मन एक शाश्वत नियम के अधीन कार्य करना आरंभ कर देता है। दंगल 2 की तैयारी मनुष्य में का है। मन दो दिन पहले मस्तिष्क इसने एक और बीमारी का जिस इजाद भी किया, विचार को जिसे मैं ग्रहण तुम हम और सब जिस भी मिलके विचार पर यकीन झेलेंगे। कर तो सकता आओ है, यार, वो शुरू करते उसे हैं बिना हासिल किसी कर बहस। सकता मैं है। मोहित तेरे मुंह पे थप्पड़ क्योंकि मारूंगा आप झाट अपने कहीं और जाके इच्छित खुजा। लक्ष्य को देखते हैं, आपका अवचेतन मन इस स्व परामर्श से प्रभावित होता है और वो आपको लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायता करता है। दूसरा, चूंकि रुको, आप जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं, आप में कुछ ऐसी प्रवृत्ति आ जाती है जो आपको सही मार्ग और सही दिशा में ले जाने के लिए प्रयास करती है और आप सक्रिय हो जाते अपनी हैं। अंतड़ियां उठा के खा रहा है। आपका कार्य आनंददायक हो जाता है। आप मूल्य चुकाने के लिए प्रेरित होते हैं। इसे कहते हैं आप एक अपने चौथाई समय और पैसे का बजट बनाते हैं। मैंने एक आप सपेरे को अध्ययन काटा था, करते तब से मैं हैं, सटक विचार गया। करते हैं एवं योजना बनाते हैं। जितना अधिक आप अपने लक्ष्य के बारे में सोचते हैं, उतना ही अधिक उत्साहित होते चले जाते हैं और उस उत्साह से आपकी इच्छा ज्वलंत इच्छा में परिवर्तित हो जाती है। चौथा, आप उन अवसरों के प्रति सतर्क हो जाते हैं जो आपके प्रतिदिन के अनुभवों के आधार पर आपके समक्ष उपस्थित होते हैं और जो आपकी लक्ष्य प्राप्ति में आपके सहायक हो सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि आपको क्या चाहिए, अतः आप इन अवसरों को भी आसानी से पहचान लेते हैं। जब आप सकारात्मक मानसिक सोच के स्वामी होते हैं, तो ये सांसारिक समस्याएं आपके समक्ष नतमस्तक हो जाती हैं। इसका सकारात्मक परिणाम है सफलता, स्वास्थ्य, प्रसन्नता एवं धन संपदा। मिस्टर कार्नेगी पर आश्रित व्यक्ति ये दावा करता है कि उसने लाखों लोगों को लाखों रुपए कमाने में मदद की। रे कैसल। विनम्रता यकीनन सफलता के विज्ञान के उन 17 सिद्धांतों के अंतर्गत नहीं आती जिसने नेपोलियन हिल को इतनी बड़ी संपत्ति संचित करने योग्य बनाया। क्योंकि डॉक्टर हिल स्वीकार करते हैं कि उन्होंने स्वयं को करोड़पति बनाने के साथ साथ लाखों लोगों को लखपति बनने में मदद की है। यह कोई बुरा आंकड़ा नहीं है, है ना? डॉक्टर नैप, नेपोलियन से बातचीत के बाद मैं अपनी पहली 10 लाख की कमाई से बहुत दूर नहीं रहा। तथापि डॉक्टर हिल एक अमेरिकन जो ये दावा करते हैं कि 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने के पहले ही उन्होंने पहले 10 लाख कमा लिए थे, यहां सफलता के अपने दर्शन का प्रसार करने के लिए है। पिछली रात उन्होंने सिडनी वाइजर क्लब, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, एक ऐसा समूह जो अपनी पुरानी वीरता के भव्य दिनों की याद दिलाता है। डॉक्टर हिल ने उसके सदस्यों को कुछ संकेत सूत्र दिए थे। सर्वप्रथम, उन्हें नेपोलियन नाम कैसे मिला? आशान्वित माता पिता। आशान्वित माता पिता ने उनका नाम अपने एक करोड़पति अंकल के नाम पर इस विश्वास से रखा था कि शायद इस नाम को ध्यान में रखते हुए अंकल अपनी वसीयत में कुछ हिस्सा इस बालक को भी प्रदान कर दें, लेकिन उन्हें वसीयत में केवल नाम ही मिला। नेपोलियन ने, जैसा कि मैं ऊपर बता चुका हूं, अपने उत्कृष्ट विनम्र कथन में कहा, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अपने अंकल से कहीं आगे निकल गया हूं, क्योंकि मैंने न केवल खुद पैसा कमाया बल्कि लाखों अन्य लोगों को भी इस योग्य बनने में सहायता की कि वे भी लाखों कमा सके। कैसे? 19 वर्ष की आयु में समाचार पत्रों के लिए लिखने वाले नेपोलियन की मुलाकात धनी उद्योगपति एंड्रयू कार्नेगी से हुई, जिन्होंने 1908 में उन्हें प्रचुर मात्रा में धन प्राप्त करने के लिए सफलता के अपने सिद्धांतों के आधार पर एक दर्शन लिखने का दायित्व सौंपा था। कार्नेगी के इस दायित्व ने युवा हिल के तमाम व्ययों का प्रतिफल 20 वर्षों बाद दिया, जब हिल ने उस समय के असाधारण व्यक्तियों का साक्षात्कार लिया, जिनमें थे हेनरी फोर्ड, थियोडोर रूजवेल्ट, एल्बर्ट हबर्ड, लूथर बर्बैंक, वुड्रो विल्सन, डॉक्टर फ्रैंक रेन,
और अन्य ऐसे ही 500 लोग जिन्होंने अपने अनुभवों के द्वारा इनके दर्शन को सही प्रमाणित किया। इस बीच उद्यमी नेपोलियन ने सफलता के इन सिद्धांतों को लागू करते हुए अपने भाई की नेचुरल गैस कंपनी को करोड़ों का प्रतिष्ठान बना दिया और उनकी 8 खंडों की पुस्तक सफलता के सिद्धांत, जो 1928 में प्रकाशित हुई थी, अत्यधिक सफल हुई। तब से डॉक्टर हिल ने 6 पुस्तकें प्रकाशित की, जिनमें थिंक एंड ग्रो रिच सर्वोत्तम मानी गई है। यदि ये शीर्षक आलसी प्रकृति के लोगों के लिए आवश्यकता से अधिक ही प्रेरक रहा हो, तो वे आलसी शरीर वालों के लिए भी एक पुस्तक ला रहे हैं जिसका शीर्षक होगा स्लीप एंड ग्रो रिच। खैर, ये सब मजाक अवश्य लग सकता है, परंतु ये वो कहानी है जिसमें डॉक्टर हिल ने 1 वर्ष में 1,20,000 पाउंड एकत्रित करके एक प्राइवेट कॉरपोरेशन निर्मित कर लिया था। मिस्टर हिल को डॉक्टर की मानद उपाधि अमेरिका में साहित्य और दर्शन के लिए दी गई थी। हिल के रहस्य में जिन बातों का सर्वोच्च स्थान था, वे थीं गहन सक्रियता, कोई डॉक्टर नहीं, कोई दवा नहीं, साधारण रहन सहन, साधारण भोजन और इनमें से किसी का भी अतिरिक्त प्रयोग नहीं। ऊर्जा के भंडार से भरपूर 77 वर्षीय इस महामानव के कुछ आडंबरहीन शब्द। मैं किसी भी युवा को चुनौती देता हूं कि वो मेरे साथ इस ब्लॉक में दौड़ लगाए। मैं दावे से कहता हूं कि मुझे इस उम्र में भी कोई थकान नहीं होगी, जबकि थकान से उसकी जबान बाहर निकल आएगी। लेख 17। स्वस्थ रहें, सकारात्मक सोच रखें। आपका मस्तिष्क ही आपके शरीर का एकमात्र स्वामी है। अच्छा स्वास्थ्य विकसित करने के लिए सर्वाधिक आवश्यक है सकारात्मक मानसिक सोच बनाए रखना। नकारात्मक मानसिक सोच काल्पनिक रोगों का आधार बनती है। आज बड़ी संख्या में डॉक्टर मनोदैहिक रोगों का उपचार कर रहे हैं। अच्छे स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता से ही अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होता है। जैसे कि वित्तीय संपन्नता के प्रति जागरूक होने से संपन्नता प्राप्त होना शुरू होती है। अच्छे स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता कैसे विकसित की जा सकती है? अच्छे स्वास्थ्य के बारे में सोचें, अच्छे स्वास्थ्य के बारे में बात करें, हर बात में संयम बरतें, विशेषकर भोजन एवं मदिरा सेवन में। आपकी मानसिक सोच आपके शरीर के हर कार्य को प्रभावित करती है। अत्यधिक मात्रा अथवा अनचाहा भोजन शरीर में विष का प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि खाने के समय भय, चिंता, क्रोध, ईर्ष्या, घृणा जैसी भावनाएं अत्यधिक हानिकारक हो सकती हैं। मदिरा विष है। अत्यधिक मदिरा अथवा अन्य मादक पदार्थों को भोजन में मिलाने से भोजन के मौलिक तत्व नष्ट हो जाते हैं तथा उसे विषैला बना देते हैं। कितनी मात्रा अधिक होती है, ये ग्रहण करने वाले की क्षमता एवं स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। पुरानी कहावत है कि कुछ लोग अपने ही दांतों से अपनी कब्र खोद लेते हैं। केवल कहावत ही नहीं, अपितु ये सत्य भी है। आपके शरीर को प्रत्येक विटामिन तथा खनिज की आवश्यकता होती है। कई बार तो हमें अपने भोजन के साथ अतिरिक्त विटामिन लेने पड़ते हैं ताकि हमें वो ऊर्जा एवं शक्ति मिल सके जिसके द्वारा हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल हों। स्वास्थ्यवर्धक खाद्यान्न उस भूमि में उगाया जाना चाहिए जिसमें समस्त आवश्यक खनिज मौजूद हों, क्योंकि हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए समस्त खनिजों की आवश्यकता होती है। स्वस्थ जीवन की मांग है कि हमारी जीवन शैली संतुलित हो ताकि शरीर में मौजूद रात दिन कार्य करने वाले अदृश्य वैद्य को व्यक्ति द्वारा अज्ञानतावश स्वास्थ्य के प्रति की गई गलतियों को सुधारने का पर्याप्त समय मिल सके। मनोचिकित्सकों एवं मनोवैज्ञानिकों ने ये खोज की है कि अच्छा स्वास्थ्य प्रेम व पूजा तथा कार्य व क्रीड़ा के बीच संतुलन पर आधारित है। कार्य और क्रीड़ा। थोड़ी भी समझ रखने वाला आम आदमी ये जानता है कि कार्य के साथ आराम तथा क्रीड़ा स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखते हैं।
लेकिन कुछ समय पहले तक विशेषज्ञों के अतिरिक्त सामान्य लोग ये नहीं जानते थे कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए नियंत्रित एवं संतुलित मात्रा में प्रेम एवं पूजा का होना भी आवश्यक है। अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए कुछ साधारण नियम इस प्रकार हैं। किसी कुशल डॉक्टर जिस पर आपको पूर्ण विश्वास हो, उसके साथ जान पहचान बनाए रखिए। वर्ष में एक बार भलीभांति अपने शरीर की जांच करवाएं। यदि आपके शरीर में स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने वाला कोई कारण छिपा होगा तो डॉक्टर उसे यथासंभव ढूंढ निकालेगा तथा दूर करेगा। उसकी ये घोषणा कि आपका स्वास्थ्य एकदम ठीक है आपको इतना साहस देगी कि उसके सामने डॉक्टर के परामर्श शुल्क का मूल्य नगण्य प्रतीत होगा। यदि आपको अपने भोजन से पर्याप्त विटामिन तथा खनिज नहीं मिल रहे हैं तो किसी भोजन विशेषज्ञ की सलाह लें। उसकी सलाह का कड़ाई से पालन करें। स्वयं डॉक्टर बनने का प्रयास ना करें। अपनी मानसिक सोच नियंत्रित रखें। इस स्तंभ में दिए गए 16 नियमों का पालन करें, जिनकी शुरुआत सुनिश्चित लक्ष्य, आस्था, उत्साह तथा कुछ अतिरिक्त प्रयास करने की आदत से होती है। स्वस्थ शरीर आपको मानसिक शांति तथा वित्तीय संपन्नता प्रदान करेगा। लेख 18। आदतों का सदुपयोग करें। वे आपके समृद्ध बनने की सीढ़ी हैं। आपकी सफलता और असफलता आपके द्वारा निर्मित आदतों का ही परिणाम है। आदतें 2 प्रकार की होती हैं। वे जिन्हें हम किसी निश्चित उद्देश्य के लिए जानबूझकर एवं ऐच्छिक रूप से बनाते हैं, तथा वे जिन्हें हम बिना किसी संगठित जीवन दर्शन एवं कार्य योजना के अकस्मात बनाते हैं ताकि हमारा जीवन व्यवस्थित हो जाए। एक बार व्यक्ति इन आदतों को अपना ले तो ये स्वयं सक्रिय रहती हैं। दोनों ही शाश्वत सिद्धांत के प्रत्यक्ष नियंत्रण में रहती हैं, जिसे मैं कॉस्मिक हैबिट फोर्स कहता हूं। मुझे ये प्रत्यक्ष प्रतीत होता है कि कॉस्मिक हैबिट फोर्स कुल मिलाकर ऐसा नियंत्रक है जिसके जरिए प्रकृति अपने सारे सिद्धांतों को निर्देशित करती है। इसी के द्वारा वो पदार्थ के अणुओं, ब्रह्मांड के नक्षत्रों एवं ग्रहों, वर्ष की ऋतुओं, रोग एवं स्वास्थ्य, जीवन एवं मृत्यु के बीच संबंध कायम रखती है। ये एक माध्यम है जिसके जरिए विचार भौतिक रूप में परिवर्तित होता है। आप ये भलीभांति जानते हैं कि प्रकृति संपूर्ण ब्रह्मांड में पदार्थ के सभी तत्वों तथा ऊर्जा के बीच संपूर्ण संतुलन बनाए रखती है तथा यह संतुलन सुनियोजित, स्वचालित एवं क्रमबद्ध है। आप देख सकते हैं कि हर ग्रह एवं उपग्रह समय एवं स्थान के अनुशासन से गतिमान रहता है। आप ये भी देख सकते हैं कि ओक वृक्ष अपने फल से तथा पाइन वृक्ष अपने पूर्वज बीजों से ही उगते हैं, और प्रकृति कभी इस बात की गलती नहीं करती कि ओक के बीज से पाइन का वृक्ष तथा पाइन के बीज से ओक का वृक्ष उगा दे। ये वे तथ्य हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, किंतु क्या आपने कभी ये महसूस किया कि ऐसा संयोग से यूं ही नहीं हो जाता? कोई तो है जो ऐसा करता है, कोई तो शक्ति है जो आदतों को निर्धारित करती है एवं उन्हें स्थायी बनाती है। मनुष्य एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसे सृष्टिकर्ता ने अपनी इच्छा अनुसार आदतों के निर्माण का लाभ दिया है। हम सभी अपनी आदतों के गुलाम हैं। विचारों एवं कार्यों की पुनरावृत्ति के कारण हम अपनी आदतों से बंध जाते हैं। इसलिए जितना हम अपने विचारों पर नियंत्रण रख पाएंगे, उतना ही अपने लौकिक भाग्य एवं जीवन को संवार पाएंगे। हमें अपने विचारों को ऐसी आदतों के निर्माण के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए जो हमारे जीवन के लिए एक कुशल मार्गदर्शक का काम करें। सफलता की ओर जाने वाली सुंदर आदतों का निर्माण एवं उपयोग हर व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा शक्ति से बुरी आदतों को छोड़कर उनके स्थान पर अच्छी आदतें अपना सकता है। मनुष्य के पास नियंत्रण शक्ति है। मनुष्य के अलावा सारे जीवित प्राणियों की आदतें स्थायी होती हैं, जिन्हें हम जन्मजात प्रवृत्ति कहते हैं। इनके कारण वे एक सीमा में बंधे रहते हैं, उससे बाहर नहीं निकल पाते। विधाता ने मनुष्य को न केवल विचार शक्ति पर संपूर्ण एवं निर्विवाद नियंत्रण प्रदान किया है,
बल्कि उसके साथ ही ये उपहार भी दिया है कि वो अपने इच्छित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इस विचार शक्ति का उपयोग कर सकता है। विधाता ने मनुष्य को एक और लाभ दिया है कि वो अपने विचारों को मूर्त रूप प्रदान कर सकता है। ये एक गहन सत्य है जिसके द्वारा आप विवेक के द्वार खोल सकते हैं और व्यवस्थित जीवन जी सकते हैं तथा ऐसा करते हुए अपनी सफलता के लिए आवश्यक बातों पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। जो व्यक्ति अपनी मानसिक शक्ति पर अधिकार प्राप्त कर लेता है तथा अपनी इच्छा को सुनिश्चित लक्ष्यों की ओर लगा देता है, उसे जीवन में अनेक पुरस्कार प्राप्त होते हैं, किंतु ऐसा न करने पर उतने ही दंड भी प्राप्त होते हैं। कोई चमत्कार नहीं। कॉस्मिक हैबिट फोर्स कोई चमत्कार नहीं करती। वो ऐसा कुछ भी नहीं करती कि बिना प्रयास कुछ भी हासिल हो। वो ये भी नहीं बताती कि व्यक्ति को कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए, अपितु ये व्यक्ति के विचारों को मूर्त रूप देने के लिए उसके आसपास उपलब्ध प्राकृतिक माध्यमों का उपयोग करते हुए उसे सहज एवं विवेकपूर्ण तरीके से आगे बढ़ने में सहायता ही प्रदान नहीं करती, बल्कि बाध्य करती है। जब आप अपनी आदतों को पहचानने लगें एवं नई आदतों का निर्माण करने लगें, तो आपको सफल होने की आदत से शुरुआत करनी चाहिए। प्रतिदिन मन में उठने वाले विचारों को मनवांछित इच्छा पर केंद्रित करते हुए स्वयं को सफलता की किरण पर सवार करें। समय के साथ विचार करने की ये नई आदत बिना किसी त्रुटि के आपको ख्याति एवं संपन्नता की ओर ले जाएगी। दिमाग जो कुछ भी सोच व मान सकता है, वो उसे प्राप्त भी कर सकता है। नेपोलियन हिल। सफलता का विज्ञान, जून एवं जुलाई सीरीज 1956। नेपोलियन हिल। कृतज्ञता एक बेहतरीन शब्द है। ये इसलिए बेहतरीन है क्योंकि ये एक ऐसी मनोवृत्ति का परिचायक है जो अपनी प्रकृति में आध्यात्मिक है। ये किसी के व्यक्तित्व को चुंबकीय सौंदर्य प्रदान करती है एवं ये वो चाबी है जो जादुई शक्तियों और अपरिमित बुद्धिमत्ता के द्वार खोलती है। शिष्टाचार नेतृत्व क्षमता के विकास में सहायक है। शिष्टाचार संभवतः एकमात्र ऐसा गुण है जो सभ्य मनुष्य की पहचान है। वास्तव में ये उसकी मानवता का सामान्यतम प्रतीक है। जानवरों को अपने साथियों की कोई परवाह नहीं होती और शायद मनुष्य भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में ऐसा ही था। सभ्यता के पहले चिन्ह उस समय दृष्टिगोचर हुए जब मनुष्य ने अपने लिए आचरण संहिता बनानी शुरू की। इस तरह जो सभ्यता जितनी महान होगी, उसमें विनम्रता, शिष्टाचार एवं उसके निवासियों के मध्य आपसी सौहार्द उतना ही अधिक होगा। उदाहरण के लिए हम चीन, रोम और जापान की प्राचीन सभ्यताओं में शिष्टाचार की अभिव्यक्ति को देख सकते हैं। शिष्टाचार किसी व्यक्ति की अन्य लोगों के प्रति सोच और व्यवहार का बाह्य प्रतीक है। इसके माध्यम से आप ईश्वर की आज्ञा कि आप एक दूसरे से प्रेम करो, उसका पालन कर सकते हैं और इसके द्वारा आप जिनके संपर्क में आते हैं उन लोगों के प्रति आदर, सम्मान एवं प्रशंसा की अभिव्यक्ति कर सकते हैं। अपने प्रति सम्मान प्रदर्शित करें। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने प्रति सम्मान प्रदर्शित करें। विनम्रता वो तरीका है जिसके द्वारा शिष्टाचार प्रकट होता है। इसके मानक और तरीके देश एवं काल के साथ निरंतर बदलते रहते हैं। मानक कभी नहीं बदलते, लेकिन शिष्टाचार के मानदंड अपने आप में कभी नहीं बदलते, वे शाश्वत ही होते हैं। इसका आपसे और आपके सफलता के स्वप्न से क्या लेना देना है? शिष्टाचार के द्वारा आप अपनी सभ्यता और संस्कृति के स्तर को प्रदर्शित करते हैं। केवल सबसे उन्नत, सबसे सभ्य एवं सुसंस्कृत व्यक्ति को ही अपने आप को नेता मानने का अधिकार है। शिष्टाचार और शालीनता चापलूसी के चिन्ह से कोसों दूर रहने के कारण ये दर्शाते हैं
कि आप अपने से मिलने वाले प्रत्येक व्यक्ति के उच्च मूल्यों एवं उपयोगिता के प्रति विचारशील एवं चिंताशील रहते हैं। एक उदाहरण के रूप में मिस्टर चार्ल्स। एक बार एंड्रयू कार्नेगी से पूछा गया कि आखिर किस तरह मिस्टर चार्ल्स उनके दाहिने हाथ बने और आप कैसे उन्हें इतना अधिक वेतन देते हैं। कार्नेगी ने उत्तर दिया, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि ये ऐसे ही नहीं हो गया। चार्ल्स में शिष्टाचार और व्यवहार कुशलता के द्वारा लोगों का दिल जीतने की असीमित क्षमता है। शिष्टाचार और व्यवहार कुशलता आपस में इतने घुले मिले शब्द हैं कि हम इसे सफलता की विज्ञान सीरीज का अगला विषय बनाएंगे। तब तक आप शिष्टाचार को अपने चरित्र की विशेषता के रूप में विकसित करें। यह आपको एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पहचान दिलाएगा जो सफलता की ओर अग्रसर है और अवश्य ही सफलता आपके कदम चूमेगी। वाला उसे सुनना चाहे। प्रत्येक स्थिति में जो सबसे महत्वपूर्ण एवं परिवर्तनीय कारक है वो अन्य व्यक्ति है। किसी भी व्यक्ति से बात करने के पूर्व आपको उसके व्यक्तित्व और चरित्र का त्वरित गति से आकलन करना आना चाहिए। एक जैसी परिस्थिति में किसी अन्य व्यक्ति के होने पर आपका निष्कर्ष भी पूरी तरह से अलग हो सकता है। उदाहरण के लिए, अपनी व्यवहार कुशलता की वजह से शिकागो विश्वविद्यालय के अध्यक्ष स्वर्गीय डॉक्टर विलियम हापर एक ऐसे व्यक्ति से विश्वविद्यालय की इमारत के लिए $10 लाख की रकम दान स्वरूप प्राप्त कर सके, जो सामान्यतः दान देने के इच्छुक नहीं रहते थे। सीधे दान देने की फरमाइश करने में उसके तत्काल अस्वीकार हो जाने का जोखिम है। ये जानते हुए डॉक्टर हापर ने उस व्यक्ति को पहले सावधानी पूर्वक परखा। उन्होंने उससे बातचीत के दौरान ये जाना कि उस व्यक्ति को व्यापार के बारे में अपनी राय देने का शौक था। हापर ने उस व्यक्ति से कहा, मैं आपकी अनुमति से विश्वविद्यालय की इमारत के निर्माण के लिए संभावित दानदाताओं की सूची में आपको नामित करना चाहता हूं। विश्वविद्यालय के ट्रस्टी दानदाता के नाम के चुनाव कल करेंगे। उस व्यक्ति ने पूछा, तुम्हें क्या ऐसा लगता है कि मैं अपना आदर सम्मान कराना चाहता हूं? अन्य नामों का सहारा।
जाते जाते हार्पर ने कहा, शायद ऐसा ही है। हमारे पास 4 अन्य दानदाताओं के नामांकन भी हैं। जिन 4 नामों के बारे में उन्होंने बताया, उनमें से चौथा उस व्यक्ति का पुराना प्रतिद्वंद्वी था। ये सुनकर वो व्यापारी चौंक गया। क्या तुम अपने ट्रस्टियों से वोट देने के पूर्व मेरी बात करा सकते हो? उसने पूछा। डॉक्टर हार्पर ने अपनी सहमति जताई। इसका परिणाम ये हुआ कि अगले दिन वो व्यापारी $10 लाख का चेक अपने हाथ में लेकर उनके दरवाजे पर खड़ा था और विश्वविद्यालय की इमारत के लिए धन दान देने का अवसर प्रदान करने की याचना करने लगा। और ट्रस्टियों को मनाना कठिन था ही नहीं। आप भी व्यवहार कुशलता के द्वारा अन्य लोगों को स्वयं के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मददगार बनने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल। अगर आपको ये बुक अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड बेल आइकन को पक्का दबाएं। थैंक यू सो मच।